तो आज हमारा अगला लेक्चर है, इनफैक्ट लास्ट लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और लास्ट लेक्चर तक अपन ने होमोजीनियस से लीनियर पार्ट जो है वो कवर कर रखे थे। आज बेसिकली स्टार्ट करेंगे उसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट से, दैट इज इक्वेशन 1 दोज आर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है क्या? तो हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। पहले फॉर्मेट के बाद अपन मेथड ऑफ सॉल्यूशन में जाएंगे एंड देन उसके बाद अपन क्वेश्चन करके टॉपिक को कंक्लूजन देंगे। सही बात है क्या? तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्ट फॉर्मेट ये होता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट जो होता है। सही बात है क्या? कि वास्तव में यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके का सीन होता है कि जैसे लीनियर में आपने से पढ़े थे ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू। बट इस y की जगह पे अगर मैं फंक्शन ऑफ y लगा देता हूँ और यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 ना दे करके f डैश y दे देता हूँ, तो इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं कि ऐसा एक फॉर्मेट जो बहुत ही आसानी से सब्स्टिट्यूशन की मदद से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो कैसे। तो इस फॉर्मेट को आप याद रखिएगा सबसे पहले, ठीक है, कि एफ डैश वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू। इस फॉर्मेट को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूशन। देन ये लीनियर बन जाएगा एंड लीनियर बनने के बाद उसका सॉल्यूशन पता है आपको कैसे करना है। तो जस्ट इसको अपन कैसे कर, और यहाँ पे पी और क्यू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स अलोन होना चाहिए। सही बात है क्या? अगर यहाँ पे dx बाई dy होता है तो यहाँ पे f डैश x होगा, यहाँ पे fx होगा और p और q, मतलब इसका एक और फॉर्मेट एग्जिस्ट करता है ना, ये आप जानते हो। अगर नहीं लिख के दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे f डैश x हो जाएगा, यहाँ पे dx अपॉन dy हो जाएगा, यहाँ पे p इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और यहाँ पे q आएगा। उस वक्त p और q जो होगा वो फंक्शन ऑफ y अलोन होगा। सही बात है क्या? तो चाहे ये फॉर्मेट हो या फिर ये फॉर्मेट हो, दोनों को अपन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से यूजिंग सिंपल सब्स्टिट्यूशन। एफ वाई को अपन क्या मान लेंगे, कोई नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देते, मान लो z। सही बात है क्या? एफ वाई इक्वल टू अगर अपन ने z कंसीडर कर लिए तो इस z को जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या आएगा, ऑब्वियसली f डैश y आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स चलेगा ना, चेन रूल, तो ये डिवाइड बाई dx आएगा। तो अभी ये देख, ये चीज जो है ये पूरा पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, dz बाई dx बन गया, ठीक है। और इधर वाला चीज क्या बन गया, pz इक्वल टू q बन गया। तो ये क्या बन गया, ये एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ना, जहां पे p और q फंक्शन ऑफ x अलोन है और z y की जगह पे बस z आ गया। सही बात है क्या? तो इसको अगर सॉल्व करोगे if वगैरह निकाल के तो z इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बस y की जगह पे z आ गया। सही बात है ना? और फिर बाद में जाकर के z को आप फंक्शन ऑफ y सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सही बात है? क्लियर है? चलो, तो किताब वगैरह में सिर्फ इसके अंदर पे यही घुसा देता है सिर्फ, बट ये होता नहीं है। ये जो है ये इसी फॉर्मेट का एक स्पेशल फॉर्मेट है। सही बात है ना? तो इसी का यहाँ पे फंक्शन ऑफ y में कुछ भी डाल सकता हूँ, कुछ भी। बट बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा है कि ये चीज सिर्फ लिखा हुआ रहता है कि बर्नौली इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको इतना ध्यान से आप मत लो, आप इसी को समझो। ये अगर समझ गए तो ये भी निपटा देंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है y टू दी पावर n वाला q के साथ अटैच रहता है, जहां पे pq फंक्शन ऑफ x है, या फिर ये वाला फॉर्मेट मान लो dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q इंटू एक्स टू दी पावर n। ये दोनों फॉर्मेट, यहाँ पे p और q फंक्शन ऑफ y अलोन हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मेट को अपन क्या बोल सकते हैं, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अपन बोलते हैं। आपका शीट में सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसको अपन बोलते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है क्या? क्लियर है? फिर इसको अपने को सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे अपन सॉल्व करेंगे, देखो जरा ध्यान से देखो। अपन क्या करते हैं, पहले इस साइड को, है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए आपको हमेशा क्या करना होगा, आप एक ट्रिक यूज करोगे। क्या मैं बता के दे रहा हूं, आप डिवाइड बाई डीएक्स पे देखोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है वो देखोगे पहले। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ठीक है, तो q क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x। तो q के साथ जो भी फंक्शन ऑफ y होगा उसको आप इधर भेज दोगे। सबसे पहला काम आपको यही करना है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो q क्या होना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ x। तो इधर अगर x और y का मिक्सचर है तो y वाले पार्ट को नीचे भेज दोगे। और अगर ये dx बाई dy है तो x इंडिपेंडेंट, x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया तो q फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर x और y का मिक्सचर है तो y वाले पार्ट को रख के x वाले पार्ट को नीचे भेज देंगे। वही होगा हमारा ट्रिक, अल्टीमेट ट्रिक वही है। ट्रिक क्या है, मेथड, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से सोचने से हो जाता है। कैसे होता है मैं दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, dy बाई dx है। dy बाई dx अगर है तो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो q क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो अगर q फंक्शन ऑफ x होना चाहिए तो q के साथ जो भी y का टर्म होगा उसको अपन इधर भेज देंगे। तो भेजो,
तो क्या आएगा, इधर अगर भेज दोगे दैट इज y टू दी पावर n से दोनों साइड डिवाइड कर दोगे, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वाला सीन आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, सही बात है। फिर अपन क्या करते थे, यहाँ पे देखो t के साथ जो भी चीज होता था फंक्शन ऑफ x, इसको अपन सब्सटीट्यूट कर देते कुछ ना कुछ, सही बात है क्या, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, p के साथ जो भी फंक्शन ऑफ y होता था इसको अपन z सब्सटीट्यूट कर देते। तो यहाँ पे भी p के साथ कौन है, ये वाला पार्ट ही है, तो इसको अपन सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, z सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इसको अगर z सब्सटीट्यूट करोगे तो इंप्लाई देकर के आप लिख सकते हो z इक्वल टू y टू दी पावर 1 माइनस n, तो dz बाई dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन इंटू वाई टू दी पावर 1 माइनस एन माइनस 1 इंटू डीवाई बाई dx, सही बात है क्या, क्लियर है। तो ये क्या हो गया तेरा, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन इंटू dz बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई टू दी पावर एन इंटू डीवाई अपॉन dx, सही बात है क्या, क्लियर है। तो 1 अपॉन वाई टू दी पावर एन इंटू डीवाई अपॉन dx को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन इंटू dz बाई dx लिख सकते हैं, सही बात है क्या, क्लियर है, पक्की बात। चलो तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते, इस चीज का वैल्यू हमें पता चल गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन इंटू डीजेड बाई डीएक्स का वैल्यू पता चल गया, ठीक है, और प्लस साथ में हो जाएगा पीजेड इक्वल टू क्यू। अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी सॉल्व करते हैं तो डीजेड बाई डीएक्स या फिर डीवाई बाई डीएक्स या फिर डीएक्स बाई डीवाई कुछ भी हो, ये सब का कॉफिशिएंट हमेशा 1 रहता है। तो इस कांस्टेंट टर्म को अगर हटाना है तो इसी से मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस एन से, 1 माइनस एन से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एन इंटू पी इंटू जेड इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस एन। तो ये जो q इंटू 1 माइनस एन जो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ और p इंटू 1 माइनस एन, इसको आप नया p डैश बोल दो और इसको नया q डैश बोल दो, खत्म बात, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, e टू दी पावर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होगा क्या, बिल्कुल नहीं, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश dx होगा, क्योंकि अभी z का कोएफिशिएंट कंप्लीट 1 माइनस एन इंटू p है, और सॉल्यूशन जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, z इंटू आई एफ दैट इज e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q होगा क्या, बिल्कुल नहीं, q डैश दैट इज q इंटू 1 माइनस एन इंटू योर e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश dx होल dx, सही बात है क्या, ये तो अपन पहले ही निकाल देते, सही बात है। तो इसको सॉल्व करो और फाइनली बस z का वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देना, z आप क्या कंसीडर किए हो 1 डिवाइडेड बाई y टू दी पावर n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देना, तो पूरा इक्वेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y, जो कि आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का, सही बात है, क्लियर है। तो एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में हमारे को चलाना होता है पूरा प्रोसेस, ठीक है, एक सिंपल फॉर्मेट है, एल्गोरिथम डायरेक्टली फॉलो करो, आपको पूरा अपना रिजल्ट जो है वो मिलता जाएगा, सही बात है क्या। तो ये तो अपन ने मेथड में काम कर लिया अभी तक, इसका भी प्रूफ वैसा ही है, ठीक है, वैसा ही है जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बातचीत की है, इसका प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूं, सही बात है क्या। अगर चाहिए किसी को तो बता देना, बता दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है, सही बात है क्या, क्लियर है, या फिर खुद से सोच लेना, मेरे से क्रॉस चेक करवा लेना अगर इंटरेस्ट है ज्यादा, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यार मेरे को ये सब बड़ा दिक्कत देता है यार, लेक्चर बनाने के टाइम दिमाग खराब करता है। चलो तो अपन सवाल करेंगे तो एकदम ग्रिप आएगा, बढ़िया से ग्रिप आएगा, है ना। इस प्रोफाइल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन अपनी शीट में दिया हुआ है, खैर देखोगे आप देखोगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कम क्वेश्चन है, बट रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो बहुत जने मेरे को सवाल भी करते हैं, बहुत स्टूडेंट ही करते हैं सवाल कि सर लीनियर तो सिलेबस में होता है, लीनियर पे इतना कम क्वेश्चन दिए और जो सिलेबस में नहीं है, जो सिर्फ जेई के सिलेबस में उसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन दिए, क्या लॉजिक है। अरे भाई मेरा लॉजिक थोड़ा अलग सा चलता है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये तुम पहले से जान के आ रहे हो अभी, और ये बोल के परेशान मत करो, सही बात है ना। मैं लीनियर में कम क्वेश्चन दिया, रिड्यूसिबल में ज्यादा क्वेश्चन दिया, क्यों, क्योंकि रिड्यूसिबल में अगर ज्यादा क्वेश्चन दूंगा तो रिड्यूसिबल ग्रिप में आ जाएगा, और भाई अगर रिड्यूसिबल ग्रिप में आ गया तो लीनियर तो अपना आप ग्रिप में आ जाएगा ना भाई, इसमें क्या दिक्कत है, उसमें मेहनत करने का तो कोई जरूरत है ही नहीं। इसमें लीनियर में भी मैंने 3 या 4 क्वेश्चन ही कराया था लास्ट लेक्चर में, देखोगे, क्योंकि हर रिड्यूसिबल को सॉल्व करने के लिए एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, पहले उसको रिड्यूस करेंगे लीनियर पे और बाद में उसको जब सॉल्व करेंगे तो एक ही बात हुआ ना, तो इसमें क्या सोचने वाली बात है, सही क्लियर है। वैसे नाचना बुल्लू की तरह सवाल ना करे, जो चुपचाप जो बता रहा हूं फॉलो करते जाए, फिर सक्सेस ना मिले मेरा गला दबा दे, आगे बात करें। बट अगर फॉलो ना करके ईमानदारी ना दिखा करके आप नाचना चीजें कर रहे हो और फिर जाकर के मेरे को जान से मारोगे तब काम नहीं चलेगा ना, तब ये गलत चीज हो जाएगा, तब भगवान आपको श्राप दे देंगे, सही बात है क्या, क्लियर। चलिए पहला सवाल देखते, डिवाइड बाई डीएक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू साइन 2 वाई बराबर एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई।
सर ने जो बोला था, जो जुबान से निकला था, उसी चीज पे फॉर्मूला मान करके फॉलो कर देना, आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। जिस फ्लो में मैं बोल रहा हूं ऐसा लगता है कि ये कोई ट्रिक विक बता रहा हूं, बट हकीकत में ट्रिक नहीं, कंसेप्ट ही बता रहा हूं। सही बात है क्या? क्लियर? क्या बताया था? बताया ये था कि डिवाइड बाई डीएक्स में पहले चेक करो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डेरिवेटिव टर्म। डिपेंडेंट वेरिएबल y है। अगर भाई डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो q जो होगा, जो इक्वालिटी के उस तरफ रहता है, वो कंप्लीटली फंक्शन ऑफ क्या होगा? कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x होगा। सही है? अगर यहाँ पे y होना है तो इधर कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x होगा ना भाई। अगर इधर कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x होता है, अच्छा ये sin 2x क्या लिख रहा हूं, sin 2y होगा। अगर इधर कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x होता है तो y वाले पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? इधर भेजना पड़ेगा, तो भेज दो। तो इसको जैसे इधर भेजेंगे तो ये 1/cos² y जो कि बन जाएगा sec² y डिवाइड बाई dx। सही बात है क्या? क्लियर है? फिर 1/x यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे sin 2y/cos² y ये क्या बन जाएगा? 2tan y बन जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? x³ आ जाएगा। अभी देखिए बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर बर्नौली होता तो यहाँ पे सिर्फ y⁴ समथिंग होता, तो ये वो वाला फॉर्मेट है, fy वाला फॉर्मेट होना था। अभी देख, इस चीज को अगर तेरे को t मानना है, इसको t मान लो, इस 2 को इधर भेज दो। तो इसको अगर अपन t मान देते हैं या फिर z मान देते हैं इसको, तो आराम से ये चीज मेकअप हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये dz बाई dx क्या बन जाएगा? sec² y इंटू dy अपॉन dx। सही बात है क्या? क्लियर है? तो sec² y इंटू dy अपॉन dx बन जाएगा dz बाई dx। ठीक है? और प्लस 2 अपॉन x इंटू z इक्वल टू x³ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका p डैश, ये बन जाएगा आपका q डैश। सही बात है क्या? अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन हो जाएगा z इंटू e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश dx बराबर q डैश दैट इज x³ इंटू e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश dx, जो भी आएगा खत्म। सही बात है क्या? फिर z को बस फाइनली सब्स्टिट्यूट कर देना, tan y हो जाएगा। बहुत बच्चे मेरे को, बहुत अच्छे बच्चे मेरे को ये भी डाउट पूछते हैं ना यहाँ पे कि सर आप जो हमेशा बोल देते हो इन दोनों टर्म में हम पहचाने कौन कि कौन सा किधर होगा। अगर एग्जामिनर हमारे को स्मार्टली ऐसे कर देता है, जबरदस्ती इस टर्म को इधर ला करके माइनस करके दे देता है ऐसे, और इस टर्म को उधर भेज देता है, दैट इज 1/x इंटू sin 2y। ठीक है? ऐसे करके अगर दे देता है तो अपन पहचाने कैसे सर, है ना? अपन पहचाने कैसे इस चीज को? सही बात है क्या? कि किस चीज को रखना है। अभी अगर मैं ऐसे सोचता हूं कि मैं तो इधर y है तो इस वाले पार्ट को यहाँ पे रखूंगा x, मतलब q शुड बी फंक्शन ऑफ x, तो 1/x को रख रहा हूँ और sin 2y को डिवाइड कर रहा हूँ। तो sin 2y को अगर डिवाइड करेंगे तो ये cosec 2y इंटू डिवाइड बाई dx बन जाएगा। सही बात है ना? क्लियर है? और माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा x³ इंटू cos² अपॉन sin 2y, तो ये क्या बन जाएगा आपका? cot y। ऑब्वियसली ये cos कैंसिल होकर के cot y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/x बनेगा। सही बात है? क्लियर है? तो अभी cot को डिफरेंशिएट करने से तो सर cosec² आना चाहिए था, बट यहाँ पे तो cosec² ऐसा कोई चीज आया नहीं, तो अभी अपन क्या करेंगे? तो ये चीज आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। सही बात है क्या? क्लियर है? कि इसको इधर रखोगे या फिर इसको इधर रखोगे, ये चीज आपको सेटअप करके देखना पड़ेगा। सही बात है क्या? अगर ऐसा करके नहीं हो रहा है तुरंत आप उसमें जंप करोगे कि साइड चेंज करोगे एक दूसरे को। सही बात है? और प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज डेवलप हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है? क्लियर है? इसमें कोई ज्यादा खास दिक्कत वाली बात है नहीं। सही बात है क्या? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट में चलते हैं जनाब। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए। डिवाइड बाई dx प्लस x अपॉन 1 - x² इंटू वाई बराबर x इंटू रूट वाई, ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये समझ में आ रहा है देख के कि ये तो सर बर्नौली है। x डिवाइडेड बाई 1 - x² इंटू वाई, वैसे फॉर्मेट बना करके दे दूंगा। सही बात है क्या? खाना आप पकाओगे, ठीक है? आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सवाल भी बनेगा। ठीक है? यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो इधर q फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, तो इसको नीचे लेकर के आ जाओ। इसको नीचे लेकर के आएंगे तो ये रूट y बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 1/√y। ठीक है? अभी इसको z मानो तो ये बन जाएगा dz बाई dx, फिर लीनियर बनेगा, सॉल्व करो, खत्म बात। क्लियर है क्या? सही बात है? बता दी सारी टेक्निक, और क्या चाहिए बोलो। क्लियर है क्या? सही बात है? आगे बढ़ते इधर सोचते, चलिए इधर सोचते, फॉर्मेट वगैरह थोड़ा बहुत बनाते हैं, अपना आप फील आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? 2-3 स्टेप चलो, अपना आप सारी चीज फील आ जाएगा। सही बात है क्या? cos x dy बराबर y इंटू साइन x माइनस वाई बराबर y इंटू साइन x माइनस वाई इंटू dx। सही बात है क्या? क्लियर है? पक्की बात? चलो
तो यहां से डीवाई बाई डी एक्स होगा, डिवाई बाई डी एक्स होगा, और इधर y इंटू साइन एक्स माइनस वाई, y इंटू साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। सही बात है क्या? तो ये आ जाएगा y इंटू टेन एक्स, y इंटू टेन एक्स और माइनस वाई स्क्वेयर बाई कॉस एक्स। सही है, इस तरीके से चल रहा है। अभी मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि डिवाइड बाई डी एक्स के साथ फंक्शन ऑफ y इंटू टेन, सॉरी फंक्शन ऑफ x इंटू y, पी वाई होता है ना, जहां पे p कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x होता है। तो डिवाइड बाई dx अगर है तो डेफिनेटली y स्क्वायर वाले टर्म को तो मैं इधर नहीं लाऊंगा, मैं किसको लाऊंगा? ऑब्वियसली मैं y इंटू टेन एक्स वाले टर्म को ही लेके आऊंगा। ठीक है, अभी अगर कंफ्यूजन है कि किसको इधर लेके आना है तो इस चीज को आप इस फॉर्मेट को याद कर सकते हो कि डिवाइड बाई dx के साथ हमेशा पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसा ही था फॉर्मेट। सही बात है ना? तो आप बोलोगे सर ये तो लीनियर है, बट आप तो रिड्यूसेबल टू लीनियर कर रहे हो। तो रिड्यूसेबल टू लीनियर में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y था और यहाँ पे एवरेज y था। सही बात है, क्लियर है? तो अगर मैं देखूंगा तो p के साथ फंक्शन ऑफ y चाहिए। तो अभी अगर डाउट आपको होता है तो खास करके आप दोनों तरफ करके देख सकते हो क्या दिक्कत है। सही है क्या? डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस एक्स दैट इज सेक एक्स। सही है क्या? इज इक्वल टू वाई टेन एक्स। ऐसे अगर करके देखना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करके देखना पड़ेगा। ऐसे में कोई डायरेक्ट रूल नहीं बता सकता। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये वन बाई वाई स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वन बाई वाई इंटू टेन एक्स बराबर माइनस वन बाई कॉस एक्स दैट इज सेक एक्स हो जाएगा। सही बात है। तो अभी आराम से फील ही आ रहा है कि सर अगर मैं यहाँ पे प्लस करके इसको माइनस कर देता हूँ, इस चीज को मैं z एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये dz बाई dx बन जाएगा और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सॉल्व हो जाएगा। बट अगर अपन इधर वही दिमाग लगाए तो यहाँ पे अगर मैं y से डिवाइड कर देता हूँ तो ये बन जाएगा y और ये बन जाएगा वन बाई वाई। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी तो यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे। इसको अगर y माने z मानेंगे तो ये थोड़ी ना dz बाई dx बनेगा। सही बात है, क्लियर है? तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि ऐसे नहीं होगा, मतलब ऑब्वियसली y इंटू टेन एक्स वाला पार्ट ही इधर आना चाहिए। सही बात है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये दोनों जो कंफ्यूजन होता है ये बच्चे आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ये क्लियर होगा। सही बात है क्या? अभी तो मैं समझा के दे ही रहा हूँ कि आपको दोनों ट्रायल करके देखना पड़ेगा और ये ज्यादा समय नहीं लगता है, 5 से 7 सेकंड लगता है समझने में। सही बात है क्या? क्लियर है? डिफरेंशिएशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो आराम से दिख जाता है, जो भी सिंपल एकदम डिफरेंशिएशन आता है ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सही बात है क्या? क्लियर है? तो प्रॉपरली सॉल्व कीजिएगा। मैं जैसे आधा छोड़ रहा हूँ आपको बिल्कुल आधा नहीं छोड़ना है, सारे प्रॉब्लम का अंतिम रिजल्ट तक पहुंचना है। सही बात है क्या? क्लियर है? आगे बढ़ते चलिए जनाब, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं अपन। 3x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई वन। अरे बाप रे, इतना सारे टर्म लगा दिए। 3x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई वन को तो अपन डिवाइड बाई डी एक्स ही लिखते हैं तो ज्यादा फील आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई क्यूब अपॉन ए एक्स क्यूब। तो इधर तो कोई y वाला टर्म है ही नहीं, डिवाइड बाई डी एक्स अगर है तो इधर कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x चाहिए और वही है एग्जैक्टली। तो y क्यूब को डायरेक्टली क्या मानो, z मानो। ये देखो 3y स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बैठा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही अपन z इक्वल टू वाई क्यूब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dz बाई डी एक्स क्या बनने के लिए तैयार है, 3y स्क्वायर डिवाइड अपॉन डी एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर dz बाई डी एक्स, सॉरी 3 भी तो नहीं आएगा। ठीक है, और प्लस ये बन जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू जेड इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब। सही बात है, क्लियर? तो इस तरीके से अपन इसको एडजस्ट कर देंगे और उसके बाद अगर अपन सोचे तो डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, इसी टर्म से दोनों तरफ डिवाइड मार सकते हैं। सही बात है क्या? तो इसी टर्म से अगर अपन डिवाइड कर देते दोनों तरफ तो ये dz बाई dx हो जाएगा, है ना? और इसी क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर है। सही बात है क्या? इंटू जेड इज इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। सही बात है क्या? तो ये ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर है। सही बात है, क्लियर? पक्की बात, क्योंकि अपन इस चीज का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रखना चाहते हैं ना, इसीलिए इस चीज से डिवाइड कर दिए। अभी जो हमारे पास फॉर्मेट बना है वो आपको क्लियर दिख रहा होगा, dz बाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका q और ये हो जाएगा आपका p। तो बस अभी इंटीग्रेशन करके आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए और इधर तो आपको q पता ही है क्या है। सही है, तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बन गया ना, तो डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए इसको और बाद में बस z को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, खत्म बात। क्लियर है क्या? चलो हो गया ना, बस
सिंपल है, ये सब समझ में आ गया ना, एक बार पैटर्न पकड़ लिए तो एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है क्या? क्लियर? आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते देखिएगा एक्स वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई इंटू वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर डी एक्स। यहाँ पे क्या करोगे जनाब, यहाँ पे अगर अपन डिवाइड बाई डी एक्स करते तो इतना गंदा टर्म डिनोमिनेटर में जाएगा जो अपन कभी होने नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली अपन किसके बारे में सोचेंगे, dx बाई dy के बारे में सोचेंगे। वो क्या आएगा, एक्स वाई इंटू वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर आएगा। सही बात है, इसको आप सही से देखो तो ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको फील आ ही रहा होगा कि किस टर्म को आप इधर लाओ। अगर फील नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप दोनों टर्म को एक बार डिवाइड कर करके देख लो तो आपको फील आ जाएगा। और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको फील आ ही जाएगा कि अगर इसको इधर लेके आएंगे और फिर वाई क्यूब से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो अगला टर्म आएगा वन बाई वाई क्यूब इंटू डी एक्स बाई डी वाई और माइनस, अरे भाई यहाँ पे तो वाई क्यूब, क्या गलत कर रहा हूं ना मैं, गलत कर रहा हूं ना भाई, क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो ये तो कंप्लीटली फंक्शन ऑफ वाई होना चाहिए ना आरएचएस में। पी और क्यू तो इस केस में फंक्शन ऑफ वाई होना चाहिए, तब तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, है ना, माइनस वन बाई एक्स इंटू वाई बराबर वाई क्यूब हो जाएगा। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगा। बोले कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसको प्लस करके इसको माइनस कर दो और इस चीज को z सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये dz बाई dx बन जाएगा। एंड देन अपन सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है क्या? क्लियर? तो एकदम सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से ये सब सॉल्व हो जाएगा। सही बात है, क्लियर? एकदम आसान आसान चीज है। सही बात, चलो इस पे देखते हैं, इसमें सोचते हैं। सही बात है, इसमें सोचते हैं। चलिए क्या पता चलता है, देखते भाई सही है क्या। चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वन प्लस एक्स वाई स्क्वेयर है, वन प्लस एक्स वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। सही बात है क्या? तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, देखो पहले तो आप एक चीज को उधर भेज दो। ठीक है, तो ये वन प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर है, dy है इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स है। सही बात है, क्लियर है? यहां से अगर अपन सॉल्व करें ना जनाब तो फील आ रहा है क्या थोड़ा बहुत आपको, या नहीं आ रहा है? बिल्कुल थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन में है ये क्वेश्चन, मैं आपको फील दिलाता हूं। अभी आप डिवाइड बाई डीएक्स करोगे या डीएक्स बाई डिवाइड करोगे, ये पहले मेरे को बता दो। अगर आप डिवाइड बाई डीएक्स करने के बारे में सोच रहे हो तो एक्स और वाई का मिक्सचर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो कि हम कभी भी नहीं करना चाहते, बिकॉज एक्स और वाई का मिक्सचर वाला पार्ट अगर डिनोमिनेटर में गया तो कोई सिंप्लीफिकेशन होगा ही नहीं। तो इसीलिए क्लियरली समझ आ रहा है कि डिवाइड बाई डीएक्स नहीं होगा, यहाँ पे डीएक्स बाई डीवाई ही होगा। तो डीएक्स बाई डीवाई अगर करते हैं तो यहां से क्या आ रहा है, वन प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई क्यूब, और माइनस साइन तो रहेगा, तो यहां से क्या बनेगा, माइनस ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई क्यूब। सही बात है क्या? फिर यहां से आएगा माइनस ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई क्यूब। सही बात है क्या? क्लियर है? इस तरीके से बन रहा है चीजें। सही बात है क्या? क्लियर है? तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहां से बोलो, अगर अपन ध्यान से देखें तो यहां से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर dx बाई dy है तो q जो होना चाहिए वो कंप्लीटली फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। सही बात है ना, वो कंप्लीटली फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। अगर वो कंप्लीटली फंक्शन ऑफ y होता है तो हम क्या करेंगे, किसको लेकर के आएंगे, अब दोनों को ट्रायल करो, एक बार इसको लेकर के आओ और एक बार इसको लेकर के आओ, फिर दोनों को देख करके सॉल्व करो कि किधर सब्स्टिट्यूट करने से डेरिवेटिव मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं इस एग्जाम्पल में इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, यार पेन खत्म हो गया, मजा नहीं आ रहा है बनाने में, पेन खत्म हो जाता है मजा थोड़ी आता है। dx बाई dy है, ठीक है, और अगर मैं मान लो इसको इधर लेकर के आ जाता हूं, दैट इज योर, पहले तो ये ट्रायल करते हैं, इसको इधर लेकर के आते हैं, तो प्लस वन प्लस एक्स है और डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई क्यूब है। एकदम रूल से भटकना नहीं है, उसी को फॉलो करना है। सही बात है क्या? तो यहां से तो y कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? तो अभी अपन यहां से क्या करेंगे, आप बोलोगे कि यहाँ पे x है तो यह फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, तो x से डिवाइड कर दो सर, x से डिवाइड करेंगे तो वन बाई एक्स डिवाइड बाई डी वाई होगा,
और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा तेरा 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करें बोल, इस चीज को z सब्स्टिट्यूट करोगे तो कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पे, मतलब इसको तो इधर ला करके कोई फायदा ही नहीं हुआ। सही बात है, तो एग्जैक्टली फायदा क्या होगा, इस चीज को जब इधर लेकर के आएंगे, दैट इज dx बाई dy प्लस x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई क्यूब। अभी अगर 1 प्लस एक्स को इधर लेकर के आता हूं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और ये कैंसिल आउट होकर के y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, और इधर आ जाएगा आपका माइनस 1 बाई वाई प्लस वाई क्यूब। सही बात है, क्लियर है। तो अभी अगर अपन इस चीज को z सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये dz बाई dx बनेगा। कैसे, z इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 1, यहाँ से dz बाई dx क्या आएगा बोलो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x1 माइनस एक्स, यहाँ से आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बट तब भी नहीं बन रहा है, तब भी नहीं बन रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तब भी नहीं बन रहा है। तो बहुत बहुत ज्यादा सवाल में कहीं पे तो कोई मिस्टेक जरूर होगा, अदरवाइज तो ऐसा सीन नहीं आना चाहिए बिल्कुल, ये तो सही बात है। कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगा भाई, ठीक है, तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे क्या गड़बड़ है। सही बात है क्या, क्लियर है। गड़बड़ अगर नहीं ढूंढ पाए तो नहीं होगा। हमारा तो कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक नहीं हुआ ना, मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ, आपके ख्याल से हुआ क्या? सॉरी माय डियर, dz बाई dx क्यों कर रहे हैं अपन ने को, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था ना, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था अपने को, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो x प्लस 1 इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, यहां से वही चीज आएगा, एक्स एक्स कैंसिल होकर के साथ में ही डी एक्स बाई डी वाई आएगा। पर ये जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर दिख नहीं रहा है कहीं पे, वही प्रॉब्लम होगा कि कुछ तो मिस्टेक होगा सवाल में कहीं ना कहीं पे, अदरवाइज तो ऐसा सीन नहीं क्रिएट होना चाहिए मेरे ख्याल से। सही बात है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं एग्जैक्ट के फॉर्मेट से भी सॉल्व कर सकता हूँ क्या, एक बार देख लेता हूँ। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये dy बन जाएगा, ये x dy बन जाएगा, ये x वाई स्क्वायर dy बन जाएगा। सही है क्या, यहाँ पे y dx आ जाएगा और यहाँ से y क्यूब dx आ जाएगा। सही है क्या, तो x dy प्लस y dx तो dxy बन जाएगा, ये तो बन जाएगा dxy, और इन दोनों से अगर मैं y स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो x dy प्लस y dx है, तो ये भी d ऑफ xy बन जाएगा। सही है क्या, क्लियर है। यहां से क्या फील आ रहा है, अरे ये तो एग्जैक्ट सही हो गया, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया और डी ऑफ एक्स वाई आ गया इक्वल टू 0। इस चीज को उधर भेज दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स वाई। डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, आंसर पता चल गया, tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस सी, खत्म। ये तो एग्जैक्ट सही हो गया डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से, बट इस फॉर्मेट से क्यों नहीं हो रहा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बट खैर सवाल होने से हुआ, ये देखो एग्जैक्ट सही कर दिया, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स का मदद से इसको आराम से अपन निपटा दिया। सही बात है क्या, क्लियर है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जैक्ट से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से चलेगा, ठीक है। तो देखो, बट यहाँ पे क्या मिस्टेक, कहीं पे सिली मिस्टेक तो नहीं हुआ हमसे। 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर माइनस ऑफ वाई प्लस वाई क्यूब। खैर ये पता नहीं, छोड़ो, इंटरेस्ट है नहीं मेरा और ज्यादा सोचने का इसमें, पता नहीं यार, एग्जैक्टली फील नहीं आ रहा है। dx बाई dy अगर अपन फील नहीं आ रहा यार, छोड़ दो क्या, बस छोड़ने से पहले आखिरी बार सोच लेता हूँ। एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई क्यूब है ना, तो एक्स बाई 1 प्लस एक्स, सही है, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, बट एज यहाँ पे नहीं है तो अपन कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। सही बात है क्या, क्लियर है। चलो, होने से ही हुआ, हो गया दूसरे किसी तरीके से, एग्जैक्ट से हो गया। अभी अपन एग्जैक्ट पढ़ने वाले, ये फॉर्मूला अभी आपको ऑफिशियली लिख के दूंगा, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम में चलते चलिए।
अब देख लेना यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक होता है तो बता देना मेरे को, सही बात है क्या? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। लास्ट प्रॉब्लम कर देते रिड्यूसिबल टू लीनियर वाले फॉर्मेट में। dz बाई डी एक्स प्लस जेड बाई एक्स इंटू लॉगरिथम ऑफ जेड बराबर जेड अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग जेड का होल स्क्वेयर। अभी जेड के फॉर्मेट में ये बोल के घबराना मत, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे अगर z डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इधर ऑब्वियसली अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए फंक्शन। दैट इज फंक्शन शुड बी इन टर्म्स ऑफ x। तो z इंटू लॉग जेड होल स्क्वेयर पूरा चीज को इधर लेके आना पड़ेगा। तो लेकर के आओ, लेकर के आओ, फिर देखो मजा क्या। z बाई dz बाई dx और यहाँ पे क्या आएगा z इंटू लॉग जेड होल स्क्वेयर से डिवाइड मारेंगे तो 1 बाई लॉग जेड बचेगा और साथ में आएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इधर 1 बाई एक्स स्क्वेयर बचेगा। तो ये हो गया आपका q, ये हो गया p। तो ऑब्वियसली ये फंक्शन ऑफ z है, इसको अपन सब्सटीट्यूट कर देंगे दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। मान लो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल y मान लेते, तो अगर सब्सटीट्यूट करते तो dy बाई dx क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 0 माइनस दिस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग z 1 बाई z। सही बात है? तो ये माइनस 1 बाई z इंटू लॉग z का होल स्क्वायर है। अच्छा, इंटू dz बाई dy आएगा ना, सॉरी dz बाई dy नहीं, x के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना, dz बाई dx आएगा साथ में। तो अभी देखो आप dz बाई dx इंटू दिस, ये पूरा पूरा माइनस dy बाई dx बन गया। ये पूरा पूरा चीज माइनस dy बाई dx बन गया और ये बन गया y बाई x और ये बन गया 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि इसका कॉफिशिएंट हमें 1 चाहिए, तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई और ये बन जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा पूरा लीनियर बन गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा पता ही चल रहा है ना, e टू दी पावर माइनस ln x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स आएगा, तो y इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q कितना है? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 3 माइनस 2 और इधर भी माइनस 2 प्लस सी। ठीक है, दैट इज ये 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। और बस y को आप सब्सटीट्यूट कर देना, बिकॉज ओरिजिनल क्वेश्चन z और x के टर्म में था, तो आंसर भी z और x के टर्म में आना चाहिए। y शुड बी 1 बाई log z, दैट इज ये आ जाएगा 1 बाई x log z इज इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है? तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे z भी डाल सकता है, क्योंकि मैं आपको z से करा रहा हूँ, आदत z से हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया कि z से भी कोई क्वेश्चन दे सकता है। तो इसमें आपका कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ऑलरेडी सब्सटीट्यूट है क्या, नहीं, आपको y की जगह पे z ट्रीट करके बस करना है, सब्सटीट्यूशन के टर्म ऑफ दूसरा वेरिएबल यूज करना। सही बात है क्या? क्लियर है? तो चलिए, हो गया हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और नहीं बोलेंगे, या फिर बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे सेक्शन अपन ने डिटेल में अच्छे से कवर कर लिए। अभी हम चलते हैं हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, और एग्जैक्ट कंप्लीट करने के बाद आखिरी एक आर्टिकल बचता है एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पोर्शन, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस फॉर्मेट में देखो दोस्त, क्या है कि बहुत सारे टाइप के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आप याद रख सकते हो, आपके शीट में लिखा हुआ होगा, आप देख सकते हो। बट मैं कुछ इतना ज्यादा मेरे को याद रहता भी नहीं है, मैं कुछ ये स्पेसिफिक 4 रूल आपको बता रहा हूँ। इतना सा अगर याद रखोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग सारी चीज आपका बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों, इन चारों को तो याद रखना ही पड़ेगा, तो आप याद रख लेना अच्छे से। सही बात है क्या? एक तो पैटर्न आता है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। और एक है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये डी ऑफ एक्स वाई हो जाता है। एक और है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो वो डी ऑफ वाई बाई एक्स में चला जाता है। अगर नीचे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, दूसरा है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। तो ये 4 फॉर्मेट ही ज्यादातर यूज होते हैं, है ना, इनसे ही क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी और भी बहुत सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपके शीट में लिखा हुआ होगा, बट उनका ज्यादा जरूरत है नहीं, तो अगर रखना है तो याद रख सकते हो, अदरवाइज ये चारों से ही काम चल जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? तो बेसिकली इसे प्रूफ कैसे करते हैं, ऑलरेडी मैं आपको ये वाला प्रूफ करके दिखा चुका हूँ 2-3 बार। इधर से कोई भी यहाँ से जो भी है ना, ये जो एग्जैक्ट या फिर टोटल डिफरेंशियल का मतलब क्या है, इसको टोटल जी में कन्वर्ट कर देना। सही बात है क्या? ठीक है, दिस इज योर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जिसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने से एक्स वाई बाहर आ जाएगा। अगर मैं ऐसा चीज आपको बोलता हूं कि एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई, ऐसा चीज अगर आपको मिल जाता है कहीं पे भी,
तो बहुत आसानी से आप आंसर लिख सकते हो ना कि एक्स वाई होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ये। सही बात है क्या? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे आपको x इंटू वाई ऑफ डी ऑफ एक्स वाई मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ k इंटू डी के फॉर्मेट पर है ना, जहां पे k x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये k स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो उसी फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये सब जो सिंप्लीफिकेशन, ये सब जो मैनिपुलेशन है, इसको अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। तो ये हकीकत में तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अभी हम थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स देख करके डायरेक्टली कैसे यूज किया जाए उसमें और सॉल्व कर सके, वही चीज अपन सोचेंगे, और खास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए सोचते हैं, ये चारों फॉर्मेट याद रख लीजिए। अच्छा, यहाँ से एक भी प्रूफ करके देते, कोई भी पार्ट में आप ddx कैलकुलेट करो, RHS का आराम से पता चल जाए। जैसे लास्ट वाला ही करते हैं, देखो जरा, लास्ट वाले में अगर अपन ddx ऑफ x अपॉन y अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा y स्क्वायर, ऊपर वाला आ जाएगा y इंटू ddx ऑफ x इज 1 माइनस x इंटू dy अपॉन dx। कुछ इस तरीके का सीन बनेगा, सही बात है। अभी अगर अपन इसको समझाने का प्रयास करें तो एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, तो ये आ जाएगा y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाई y स्क्वायर dx, सही बात है। और इधर होगा तेरा d dx ऑफ y बाई x। तो ये dx अगर अपन हटा देते हैं तो यहां से हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल मिल जाएगा, d ऑफ y बाई x इज इक्वल टू कंप्लीटली और y dx माइनस x dy, ठीक है। हकीकत में ये कैंसिल नहीं होता है, बस हम इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वेट मान के चलते हैं और इसी को जहां पे यूज करते हैं उसके बाद जाकर के ये इंटीग्रेशन का लायक बनता है, जब इसके साथ dx मिल जाता है, सही बात है, क्लियर है। तो वही चीज है, अगर इंटीग्रेट यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे तो आंसर y बाई एक्स आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को आप डायरेक्टली d ऑफ y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अगर कहीं पे भी आ जाए, सही बात है, क्लियर। तो वही आपका फंडा होता है एग्जैक्टली इस तरह के प्रॉब्लम को सोचने का, ठीक है। तो मैं कुछ 5-6 प्रॉब्लम यहाँ पे आपका शीट से पिक किया, इनको मैं सॉल्व करके आपको एग्जैक्टली फील दिलाता हूँ कि किस तरीके से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोचेंगे। अभी अगर किताब खोल के आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने लग जाओ तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाते पढ़ाते मेरे को 2 लेक्चर चला जाएगा, ठीक है। बट इसको कैसे अपन हाफ एन आवर के अंदर कवर कर सकते हैं, बिकॉज उतना ही हमारे अंदर टाइम लिमिट है ना, इससे ज्यादा अपन नहीं दे सकते। तो और उतना ही काम का होता है, पूरा दुनिया में इतना ही पढ़ाया जाता है, समझ में आ रहा है, इतना सा चीज ही काम का है, उससे ज्यादा बेकार है, सिलेबस में ही नहीं है, क्या करे पढ़ा आएगा ही नहीं कभी, सही बात है। तो चलिए सोचते हैं कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते चलो। अब आप भले देखो ये प्रॉब्लम कैसे भी आप सॉल्व करो, जैसे ये क्वेश्चन आप बोलोगे सर मैं तो पोलर से कर सकता हूँ, करो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं अभी पोलर वाला कुछ नहीं बात करने वाला, मैं सिर्फ इन फॉर्मूले का यूज दिखाऊंगा कैसे ये प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई कर देता है, सही बात है क्या, बस वही दिखाने में आया। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, यार पेन बड़ा दिक्कत दे रहा है मेरे को, अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाने में। x dy अपॉन dx माइनस y, ठीक है, इंटू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू x। जरा फील कीजिएगा, हाँ फील कीजिएगा, यहाँ पे y बाई एक्स देख करके मेरे को d ऑफ y बाई एक्स का याद आया, फील आ रहा है, यहाँ पे y बाई एक्स देख करके मेरे को d ऑफ y बाई एक्स का फील आया, ठीक है। और d ऑफ y बाई एक्स कब बनेगा, जब x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहां से मैं x dy माइनस y dx बना सकता हूं ना आराम से, सही बात है। और साथ में है तेरा मान ले tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, और नीचे जो एलसीएम लेकर के dx आता है उस dx को अपन इधर भेज दी, सही बात है, क्लियर। तो इस dx को अपन इधर भेज दिया, सही बात है। अभी अपन यहां से क्या कर सकते हैं, देखो d ऑफ y बाई एक्स के लिए नीचे x स्क्वायर चाहिए, तो बिल्कुल x स्क्वायर चिपका दो, दोनों तरफ x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। इधर भी x स्क्वायर लगा दो, साथ में हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, सही बात है। और यहाँ पे भी नीचे x स्क्वायर लगा दो तो ये dx बाई एक्स हो जाएगा, सही बात है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y बाई एक्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। और इस एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं अपन क्या बोल सकते हैं, d ऑफ y अपॉन एक्स बोल सकते हैं, और इज इक्वल टू ये हो गया dx बाई एक्स, सही बात है, क्लियर है। तो देख अभी यहां से अपन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं y बाई एक्स को कहीं ना कहीं कुछ z वगैरह मान लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ आपका tan इनवर्स z dz बन जाएगा ना, सही है। और ये बन जाएगा dx बाई एक्स, तो इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पे tan इनवर्स का इंटीग्रेशन इधर dx बाई एक्स, और फाइनली z को आप y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंपल सा चीज हो गया, सही बात है, क्लियर है।
ठीक है, तो ये सब आप कर लोगे। अभी इसको कैसे करना है आप जानते ही हो। सिंगल इनवर्स फंक्शन अगर होता है तो इसके साथ 1 लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इस 1 को सेकंड फंक्शन, बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन आसान है, तो ये बाई पार्ट लगा दो, आराम से सॉल्व हो जाएगा एक ही से। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज द एग्जैक्ट कंसेप्ट बिहाइंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये चीज को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो करने के बाद ही पता चलता है। सही बात है क्या? अगर आपको किसी ने कराया नहीं होगा ये पैटर्न से ये, तो कभी भी आप एग्जाम में ये चीज अगर पता भी चल जाए तो भी आप फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस तरीके से देखने का नजरिया वो चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के फील आएगा वो सब। सही बात है क्या? क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते देखिए। एडजस्टमेंट सोचना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली एडजस्टमेंट करें तो जाकर के ये एडजस्ट होकर के एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है, ये पूरा प्योर प्रैक्टिस और दिमाग के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, कौन कितना जल्दी करेगा, भले आपसे बहुत कम वाला दिमाग वाला इंसान भी बहुत जल्दी करके निकल जाए एग्जैक्ट को, ताकि उसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा और दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, दिखने का खेल है, जिसको जितना जल्दी देख रहा, अच्छा यहाँ से ये कर लगे तो ये हो जाएगा, तो ये एग्जैक्ट बन जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन करने का लायक बना दो उसको, सिंपल सा लॉजिक है। सही बात है, क्लियर है? आगे चलते चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अभी पोलर से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। ठीक है, बट आपको क्या दिख रहा है कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई दोनों आ गया। ठीक है, तो अगर इसको आप एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई बाई एक्स लिख देते हो और इसको वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई बाई एक्स बाई वाई लिख देते हो, तो क्या कुछ फायदा ऐसा होने वाला है क्या? जरा देखते, लिख करके देखते। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई बाई एक्स। सही बात है, और ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स बाई वाई। सही बात है क्या? एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो यहां से हमारे को क्या फील आ रहा है एग्जैक्टली? कुछ आ रहा है क्या फील? नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर अपन मान लो यहाँ पे एक एक्स आपको दिक्कत देगा बहुत ज्यादा, क्योंकि वाई स्क्वायर को अगर नीचे लेकर के आ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं 1 डिवाइडेड बाई वाई बाई एक्स होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ वाई बाई एक्स ऐसे बन जाएगा। दैट इज 1 बाई टी स्क्वायर डी टी टाइप का, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। बट इस एक्स को अपन क्या करेंगे? ये एक्स तो हमें बहुत तकलीफ देगा, इस एक्स को अपन क्या करेंगे? तो ये फेल हो गया, इससे हुआ नहीं। चलो मान लेते कि ये फेल हो गया, तो और क्या सोचते हैं? चलो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको सिखा के देता हूँ। जब भी इस तरीके का फॉर्मेट होता है तो ये सब्स्टिट्यूशन भी बहुत काम में आता है। सब्स्टिट्यूशन नहीं, एग्जैक्टली मैनिपुलेशन बोल सकते हो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो कि ये चीज जो है ये आपको एक और बार मिल चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट से। तो अगर मैं यहां से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से दोनों तरफ एडजस्ट कर देता हूं डिवाइड करके, तो जरा फील करो। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, सोचना पड़ेगा। फील करो क्या होगा। इसको अगर टी मानेंगे तो ये dt बन जाएगा, 2 वगैरह कांस्टेंट वगैरह एडजस्ट हो जाएगा, उसका चिंता मत करो। बट इधर अगर अपन सोचे तो इधर क्या आएगा? इधर अगर अपन सोचे इधर क्या आएगा? इधर बहुत सारी चीज आ सकता है। एक तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इंटू ये लगभग बन जाएगा आपका, मान लो मुश्किल हो जाएगा यार, यहाँ पे भी मुश्किल हो जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला पैटर्न भी दिक्कत दे देगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज मेरा थॉट ये था कि अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स बाहर आएगा, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। बट ऊपर तो एक्स इंटू अगर मैं इसको डी ऑफ वाई बाई एक्स में लेके जाना चाहता हूँ तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे ना हम, यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे, एक्स स्क्वायर बचा रह जाएगा। तो उस एक्स स्क्वायर को अपन क्या करेंगे बोलो? उस एक्स स्क्वायर को तो सुलटाने का कोई रास्ता हमारे को दिख नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना जनाब? इस एक्स स्क्वायर को तो सुलटाने का कोई रास्ता हमारे को दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा है। तो इसको अपन करें तो करें क्या भाई? ये तो तकलीफ दे देगा हमारे को। सही बात है क्या? क्लियर है जनाब? यहाँ पे जो प्रॉब्लम है स्ट्रगल करेंगे अपन, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। बट अगर अपन देखें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था यार, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो जरूर होना चाहिए था। अभी वो एडजस्टमेंट हमारे को मिल नहीं रहा है, वो तकलीफ है। बट मिलना तो चाहिए था यहाँ से एडजस्टमेंट, कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए था। हो नहीं रहा है वो अलग बात है, बट अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता।
ये तो सभी को पता है, अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता। जैसे इसी के पैटर्न में एक और क्वेश्चन है ये वाला, सेम ही है दोनों के दोनों, देखो सेम ही है, दोनों टर्म यहाँ पे भी प्रेजेंट है उधर भी प्रेजेंट है, सही है क्या? यहाँ पे भी वही चीज लगा हुआ है, ये यहाँ पे तो अपन ने खुद से सोचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट यहाँ पे तो ये है ही नहीं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, देखो सारी चीज सीख करके रखो, बट अल्टीमेटली जब आप अप्लाई करने जाओगे तो एग्जाम में जब अगर ये आया तो पोलर से ही करना आप, ठीक है। बट जो चीज जितना जल्दी आपके दिमाग में आया सारी चीज सिखा के देना हमारा काम है, चूज करना आपका काम है, सही बात है, जो आपको आसान लगे, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बट यहाँ पे अपन करेंगे क्या यार एग्जैक्टली, अगर फील करे तो ये बहुत अजीब सा चीज आ रहा है, सही बात है ना भाई, अजीब सा चीज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है या नहीं? एक काम कर सकते हैं क्या, एक काम कर सकते हैं, इस एक्स क्यूब को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं। बोले कैसे सर, कैसे? मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट। इस चीज को अपन ऐसे करते, एक बार सोचने का प्रयास करते, तो जरा चलिए एक बार सोचने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक्स इंटू, देखता हूं होता या नहीं, मैं कंफर्म नहीं होगा ही, ठीक है। इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से यहां से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही बात है, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं है क्या? क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं यार, मेरे को लग नहीं रहा है ये बनेगा, बिकॉज यहाँ पे वापस अपन स्ट्रगल करेंगे ना कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अनाप शनाप चीजें आएगा, एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेकर के आएंगे तो फंस जाएंगे वापस। एक्स आएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स निकाले, मान लो एक्स स्क्वायर निकाले, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल होगा, बट इसको तो अपन लिख देंगे ना वापस, मजा नहीं आया यार। डी ऑफ वाई बाई एक्स तो लिख सकते हैं इसको आराम से, बट ये तकलीफ देगा ना, ये नालायक सा चीज तकलीफ देगा हमारे को, तो अपन क्या करें, इसको एक बार करके देखते, तो इसको एक बार करके देखते, ये अगर हो जाता है तो इसको भी अपन बना लेंगे, सही बात है क्या? इसको एक बार करके देखते, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, सोचना पड़ जाता है यार बहुत ज्यादा, इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अगर अपन इसी पैटर्न में सोचे तो ये क्या आएगा, ऊपर वाला मान लो बन जाएगा, ऊपर वाला मान लो बन गया, क्या बन गया भगवान जाने, ऊपर वाले को अपन लिख देते चलो हाफ ऑफ, सॉरी डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ठीक है जनाब, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस चीज को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ वाई बाई एक्स, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाले को अगर मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस चीज को अपन एडजस्ट कैसे करें, ये हमारा एग्जैक्ट फील्ड होना चाहिए। अच्छा, इस क्वांटिटी को, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको और इसको, इस चीज को टी सब्स्टिट्यूट कर दो ना, यहां से एक्स निकालने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ यहां से एक्स निकाल देंगे तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, आराम से बन जाएगा भाई। तो ये वाला भी इसी तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है क्या? तो ये मैं बना करके दे देता हूँ, ये तो आधा बना ही दिया अभी, बस ये तो आपका होमवर्क ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, सही बात है, क्योंकि ऑलरेडी तो कर ही दिया ना। तो यहाँ पे अपन कर क्या सकते हैं, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, देखो फील करना चीजों को कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और इधर अपन ने रखा था एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, सही बात है, दोनों तरफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड लगाते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड, क्लियर है? चलो, तो अभी हमारे को क्या फील आ रहा है कि इस चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स क्या बन जाएगा, इस चीज को तो लिख देते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, सही बात है क्या?
और यहाँ पे लिख देते यही रहने देते इसको। सही बात है। अच्छा, तो ऊपर आ जाएगा आपका x इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दैट इज ये एक्स क्यूब डी ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको तो अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चिपका देते हैं। सही बात है क्या? क्लियर है? तो ये काम कर सकते हैं ना यहाँ से जनाब? बोले क्या काम सर? काम 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 हो तो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है यार, मन खराब हो गया मेरा पूरा, नहीं हो रहा है ना, स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे अपन। क्या स्ट्रगल कर रहे हैं? अब देखो कि ये एक्स हमारे को तकलीफ दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है? ये एक्स तकलीफ दे रहा है ना हमारे को। ये एक्स अगर तकलीफ दे रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको समझाना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। इसको कैसे समझाए, समझ ही नहीं रहा है भाई इसे। तो डी ऑफ वाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मजा नहीं आएगा क्योंकि ये तो एक्स क्यूब बन जाएगा। सही बात है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी अगर ये सारे के सारे टर्म को इधर घुसा भी दिए तो भी देखो ना अपन स्ट्रगल कर रहे हैं। यहां से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ये डी ऑफ वाई बाई एक्स का फॉर्मेट बनाते हैं, तो भी वहां पे ऊपर एक्स बच जाएगा। तो एक्स बचेगा तो कैसे होगा बोलो? एक्स बच जाएगा तो होगा क्या काम? बिल्कुल नहीं होगा। चलो यार, शायद ये होगा ही नहीं इससे एग्जैक्ट से, तो अपन तो सोच ही नहीं पा रहे। अगर आप सोच पाए तो बेहतर है, बाकी तो इसको पोलर से ही आप कर लेना। अभी तो मेरा दिमाग में आ ही नहीं रहा है एग्जैक्ट में। बाद में अगर सोचे आप डिस्कशन के टाइम पूछना तो सोचेंगे तब मिल करके, बट ये तो हो गया, ये तो एग्जैक्ट से हो गया। अभी मैंने आपको करके दिया, सेम लॉजिक से हो गया। सही बात है। आगे चलते इसके बारे में सोचते चलिए। यहाँ पे आ रहा है कॉस ऑफ एक्स बाई वाई और वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई को लिख देते हैं वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स बाई वाई। सही है। और इधर आपका ऑलरेडी एक्स वाई क्यूब इंटू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्रेजेंट है। तो वाई स्क्वायर से वाई क्यूब कैंसिल होगा तो एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई इंटू डी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। ये तो डी ऑफ एक्स वाई है ना, और इधर आ जाएगा cos x बाई वाई इंटू डी ऑफ एक्स बाई वाई। देख फॉर्मेट बन गया cos t dt, और इधर हो गया मान लो u du। इसको u अगर मान लेते तो ये cos u du हो जाएगा, और ये बन जाएगा v dv। इंटीग्रेट कर दो, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस u को ये सब्सटीट्यूट कर देना फाइनली, और v को ये सब्सटीट्यूट कर देना। ये ओरिजिनल फीलिंग आ रहा है एग्जैक्ट का। सही बात है क्या? क्लियर है? थ्रू इंस्पेक्शन। सही बात है क्या? क्लियर है? चलो यार, फोर्थ वाला तो और गंदा लग रहा है यार, मेरे को डर ही लग रहा है इसको पकड़ने में। चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मैं ही डर जाऊंगा तो आप लोग कैसे करेंगे? सही बात है क्या? संभालना पड़ेगा, जैसे तैसे संभालना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 बाई वाई इंटू साइन ऑफ एक्स बाई वाई, 1 बाई वाई इंटू साइन ऑफ एक्स बाई वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ वाई बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स। अरे भाई, इतना बड़ा इक्वेशन मैं नहीं लिख सकता, उसको सिंप्लीफाई करके एक साथ लिखते हैं तो शायद कुछ ना कुछ हो जाए। देख लेते यार करके, शायद कुछ हो जाए। एक बार तो मेरे को लग रहा है कि एलसीएम ले लो ना, क्या होमोजीनियस में तो ऐसा चीज कराया था। दूसरी बार ये लगता है कि एलसीएम लेके तो होगा क्या, होने का तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वाई बाई एक्स, अरे बाप रे, वाई बाई एक्स और एक्स बाई वाई दोनों आ गया एक साथ। जान लेगा क्या भाई? वाई बाई एक्स, एक्स बाई वाई दोनों आ गया एक साथ। 1 अपॉन वाई साइन ऑफ एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ वाई बाई एक्स प्लस 1। यार ये क्या है, सवाल या फिर और कुछ है? चलो मैं उम्मीद करता हूं कि कॉस ऑफ वाई बाई एक्स वाले टर्म को एक साथ रखते हैं और साइन वाले टर्म को एक साथ रखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। देखते क्या होता है। तो अगर कॉस वाले टर्म को एक साथ रखते हैं तो यहां से क्या आ रहा है, 1 बाई एक्स कॉस ऑफ वाई बाई एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स। ये आएगा एक ब्रैकेट।
अगला ब्रैकेट क्या आएगा जनाब, 1/y साइन ऑफ x बाई वाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ x बाई वाई डी वाई। ये एक और ब्रैकेट आ गया। और थर्ड ब्रैकेट जो आ जाएगा वो 1 इंटू डी एक्स डी एक्स प्लस 1/y स्क्वेयर डी वाई। ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। सजाना तो है इस चीज को, इस चीज को कैसे अरेंज करें भाई देख के डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। कैसे फील आपको आ रहा है? बिल्कुल जनाब, मेरे को तो आ ही रहा है यार, बड़ा घटिया सा चीज दिख रहा है। चलो एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा नहीं यार, नहीं होगा ये। कॉस का डिफरेंशिएशन तो कॉस में ही जाएगा ना, ये तो हो नहीं सकता है। कॉस, अच्छा यहाँ से कॉमन आ रहा है ना, क्या कॉमन आ रहा है देखते हैं। 1/x इंटू कॉस वाई बाई एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। और अंदर बच रहा है आपका dy माइनस y बाई एक्स इंटू डी एक्स। यहां से भी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 1/y इंटू साइन ऑफ x बाई वाई कॉमन आ रहा है। यहाँ पे dx बच रहा है और माइनस x बाई वाई इंटू डी वाई बच रहा है। प्लस इधर मान लो dx है प्लस 1/y स्क्वायर इंटू डी वाई है इज इक्वल टू 0। सही बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे 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 क्या सवाल है। ये देख, जैसे इसको एलसीएम लूंगा तो नीचे एक x आएगा, इस x के साथ मिलकर के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे भाई किस तरीके से उसको तोड़ के बनाए रे भाई। ये y dx माइनस एक्स डी वाई, ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x बाई वाई अपन जैसे ही लेंगे तो ये बन जाएगा y dx माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। और इधर आ जाएगा ये dx प्लस 1/y स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0। अरे 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 ये चीज क्या बन गया, d ऑफ y बाई एक्स। लो हो गया, हलवा बन गया d ऑफ y बाई एक्स। ये आ जाएगा साइन ऑफ x बाई वाई, इधर आ जाएगा d ऑफ x बाई वाई, ये बन जाएगा dx, ये बन जाएगा 1/y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। सही बात है क्या, क्लियर है। तो एग्जैक्टली जैसे इंटीग्रेट करेगा बोथ साइड तो सारे के सारे चीज निपट जाएगा, निपटेगा ही नहीं। और 0 का इंटीग्रेशन तो वही, तो ये क्या हो जाएगा cos t dt, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t दैट इज साइन ऑफ 1/y बाई एक्स प्लस sin t dt का इंटीग्रेशन माइनस cos t। और कोई कांस्टेंट वगैरह है नहीं, अगर होता अंदर 2 वगैरह होता तो ये नीचे 1/2 होकर के आता। सही बात है क्या, क्लियर है। तो अगर 2 वगैरह होता तो इधर भी होना चाहिए 2। सही बात है क्या, क्लियर है। तो ये सब ख्याल रखना, नहीं तो वापस y बाई एक्स को v वगैरह सब्सटीट्यूट करके इसको cos v dv का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सही बात है क्या, dx का इंटीग्रेशन x और 1/y स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/y is equal to 0. This is the exact solution of this गंदा डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है क्या, क्लियर है। तो ये है एग्जैक्ट वाला लॉजिक। 2016 आईटी ने जो सवाल पूछा था, आईटी गुवाहाटी ने, तो वो वाला सवाल इससे तो काफी आसान था, इसके जैसा गंदा नहीं था, बट एग्जैक्टली ऐसे ही था, डरावना था और घुमा फिरा करके ऐसे ही चीज बन रहा था। सही बात है क्या, मेरे को जहां तक याद है। अगर एग्जैक्ट से करें दूसरे तरीके से भी कर सकते थे इसको। सही बात है क्या, डिस्कस जब करेंगे बताया जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ गया यार करके। सही बात है क्या, क्लियर है। अल्टीमेट एग्जैक्ट का फील आया इसको करके। सही बात है क्या, क्लियर। तो बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, है ना। ये सब एडवांस तो नहीं, मान लो उसके ऊपर लेवल का सवाल है। अब बोल सकते हो एडवांस में अगर 2016 में जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का टफ सेक्शन पूछा गया था, मैंने जहां तक देखा था आज तक, वही मान सकते हो आप। वैसा ही है क्वेश्चन अगर कभी डालने का प्रयास करता है, जैसे इस बार को डिफरेंशियल इक्वेशन मिस हुआ तो अगले बार तो आएगा ही। और अगर वो टफ चॉइस होता है, अगले बार बनाएगा कौन, खड़गपुर बनाएगा। तो अगर टफ चॉइस होता है तो ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटी बन सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में। बोल रहा हूँ ये नहीं आएगा इस टाइप के क्वेश्चन। सही बात है क्या, आना है तो आ भी सकता है, अगर किस्मत अच्छा है तो क्या दिक्कत है। सही बात है क्या, बट ऐसे सवाल देना, देखो बोर्ड वाले तो कंफ्यूज करते क्योंकि उनके पास पेपर पर जेई तो पूछ सकता है बड़े बड़े सवाल, पैराग्राफ इतने बड़े बड़े पूछते हैं। आप देखते हो आजकल रिसेंट ट्रेंड जो है फिजिक्स में, देखते नहीं इतने बड़े बड़े सवाल एक ही लाइन का होता है, बट उसको बनाता इतना बड़ा ताकि आपका पढ़ने का जो पैशंस है वो डेवलप हो। वो टेस्ट करना चाहते कि कितना आप पढ़ते हो,
इसीलिए बुक रीडिंग जो है वो जरूरी है, समझ में आ रहा है? क्लियर? पढ़ने का अगर पैशंस नहीं होता है ना, तो क्योंकि ज्यादातर अच्छे टीचर्स जो है ना, मैं फर्जी टीचर, ऐसा कोई बोर्ड वाला टीचर या फिर नीट वाला टीचर या फिर जेईई मेंस ये सब पढ़ा रहे, इसका बात नहीं कर रहा। अगर जेईई एडवांस में कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा, ज्यादातर आदत होता है उनको सवाल लिखता नहीं है देखना, है ना। नितिन विजय की बात कर, सवाल लिखता नहीं है देखना, ऐसे मुंह से बोल देता है, अच्छा ये था, यहाँ पे एक बिकर था, यहाँ पे फ्लोट कर रहा था, यहाँ पे ये फोर्स लग रहा था, ये फोर्स लग रहा था, यहाँ पे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ, कुछ भी ऐसे ऐसे बना करके ड्रॉ करके दे देता है। सही बात है क्या? बट वही चीज अगर अपन लैंग्वेज से पढ़ के अगर ये चीज, ऑलरेडी वो आधा काम करके दे देते ना, सवाल में 99% काम तो करके देते, ये क्वेश्चन पढ़ के जो इंटरप्रेट करना, वही बहुत बच्चे पैशंस लूज करने के कारण फंस जाएगा। पैशंस ही नहीं होगा उसके अंदर कि ये चीज पढ़ के इस चीज में करे, शायद उसको क्या पता ये चीज बहुत अच्छे से आता है, पर उस एग्जाम प्रेशर में इस चीज को पढ़ के इसमें इंटरप्रेट करना वो एक चैलेंज होता है। तो उसका बिल्कुल प्रैक्टिस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये सब आप ऐसे कर लोगे, है ना, बिना प्रैक्टिस का। सही बात है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। y इंटू 2xy e टू दी पावर x इंटू dx, और इधर आ रहा है e टू दी पावर x dy। सही है क्या? तो y इंटू 2xy प्लस e टू दी पावर x इंटू dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू dy। सही बात है? क्लियर? तो इसको अगर अपन समझाने का प्रयास करें, समझाने का कोशिश करें, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए जरा, पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2xy स्क्वायर dx प्लस y e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x dy। तो यहां से बहुत अच्छा फील आ रहा है। क्या फील आ रहा है आप देखोगे अभी, ये देखो e टू दी पावर x dy माइनस y e टू दी पावर x dx, ये देख के पता चल रहा है कि ये किसी ना किसी का d बनने वाला है। ये कोई यहां से उठ करके कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आएगा, ये अपना आप बनाना पड़ेगा। ठीक है? फॉर्मूला में कितना याद कराओ, इसीलिए ज्यादातर फॉर्मूला याद नहीं कराता हूं। ठीक है? क्योंकि जेई जो आपको पूछेगा वो ये सोच के पूछेगा कि क्या पता बच्चा ये सोच ले कि ये किसका डी बनने वाला है। ठीक है? तो एग्जैक्टली ये सब थोड़ा बहुत करने के बाद आप यहां से वाई स्क्वायर को हटाओगे। क्यों हटाओगे? बिकॉज 2x dx अगर रहेगा तो वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, इसीलिए हटाएंगे। और जैसे ही ये वाई स्क्वायर को हटा करके आप नीचे लेकर के जाओगे इस तरीके से, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा। वो क्या है? विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करो। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है ना क्वोशिएंट रूल पे, तो ऑब्वियसली ये e टू दी पावर x बाई y का d लिखा हुआ होगा। सही बात है क्या? चेक करो, चलो चेक कर लेते। ये मैंने फील किया, सही बात है क्या? आपको भी फील आएगा प्रैक्टिस के थ्रू। इसका डेरिवेटिव करो, y स्क्वायर आएगा, ऊपर y इंटू e टू दी पावर x का डेरिवेटिव वही होता है, माइनस e टू दी पावर x इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है। जैसे अपन एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे dx आ जाएगा, और ये dx कैंसिल हो जाएगा। सही बात है क्या? तो y e टू दी पावर x dx, ये देख रहा है, माइनस e टू दी पावर x dy डिवाइडेड बाई dy स्क्वायर, मतलब ये एग्जैक्टली ये तो नहीं है, बट इसका माइनस साइन अगर ले लेंगे तो हो जाएगा। दैट इज, यहां से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्टली माइनस ऑफ दिस लिखा गया है, और यहाँ पे ट्वाइस x dx है ही ऑलरेडी। अभी इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस e टू दी पावर x बाई y प्लस c, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब जो टेक्निक है ना अपन होमोजीनियस सोच रहे हैं, ना रिड्यूसिबल, ना वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर, कुछ भी नहीं सोच रहे बर्नौली वगैरह। ठीक है? डायरेक्टली जो हमारा कंसेप्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल डी जो है वो खत्म हो जाता है। इसके अंदर अगर सर भी रहता है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ सर जो है वो सर निकल करके आ जाएगा। सही बात है क्या? तो यही लॉजिक यूज करके बस हम इसको फॉर्मेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जैक्टली सवाल भी उसी टाइप में दिया हुआ रहता है, ताकि आप ये सब सोचो। सही बात है? बाकी सब कुछ सोच करके देख लो, यहाँ पे अगर लगता है तो लगेगा शायद ही मेरे को मुश्किल लग रहा है, लीनियर लगेगा क्या? बाकी सब तो हो ही नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल है, लीनियर वेरिएबल सेपरेट तो होगा ही नहीं। लीनियर 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 डी वाई बाई डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पे वाई बच जाएगा, हो जाएगा शायद लीनियर नहीं, डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे वाई इंटू ट्वाइस एक्स वाई प्लस 1 ऐसे आ जाएगा। सही बात है? तो y प्लस 2x वाई स्क्वायर अपॉन ई टू दी पावर एक्स, तो इस y को अगर इधर लेकर के आ जाते हैं तो हो जाता है। ये बर्नौली है, ये बर्नौली है ना भाई? सही है? ऐसे ये बर्नौली है। सही बात है? ये देखो ये बर्नौली है। ठीक है? तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो ये कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, तो y स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई y, और ये हो जाएगा 1 बाई y स्क्वायर। इसको z मान लोगे तो ये dz बाई dx बन जाएगा, बर्नौली से हो जाएगा। क्लियर है? बट वही क्वेश्चन को अपन एग्जैक्ट से फील दिलाए। ठीक है? बट अभी मैं फाइनली आपको कंक्लूड करके देता हूं कि जब भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि जरूरी है कि इसको एग्जैक्ट से करो।
ये सब मैं आपको फील दिला रहा हूं कि एग्जैक्ट कैसे काम कर सकता है। अगर आपका दिमाग बड़ा तेज है तो आप सोच सकते हो ये सब चीज बहुत ही जल्दी से। सही बात है क्या? जो हमारा धर्म बनता है सिखाना, सही बात है क्या? तो सब कुछ सिखा दिया, अभी आपका काम है। तो मैं अगर आपकी जगह पे हूं तो मैं कैसे करूंगा जानते हो? मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके प्रैक्टिस के साथ बहुत ही एट द एंड जब आप शीट का एक्सरसाइज 1 तक कर लेंगे तो ही आपका बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज 1 भी बहुत अच्छा है शीट का। तो मतलब प्रैक्टिस के लिए, सही बात है ना? लेवल इतना ठीक ठाक है, ठीक है। तो अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं ऐसे करूंगा, पहले वेरिएबल सेपरेबल देखूंगा हो रहा है या नहीं। वो तो देख के पता चल जाएगा ना वेरिएबल सेपरेट। यहाँ पे एक्स वाई मिक्सचर है तो कैसे वेरिएबल सेपरेट करूंगा? हो ही नहीं पाएगा, रिड्यूसिबल हो नहीं पाएगा। फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी नहीं है, होमोजीनियस दिख ही नहीं रहा, एक्सपोनेंशियल है तो कैसे चेक करेंगे? अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के पावर में एक्स बाई वाई या फिर वाई बाई एक्स होता तब मैं सोचता होमोजीनियस। रिड्यूसिबल भी हो नहीं पाएगा, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, बिकॉज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लीनियर अपॉन लीनियर है ही नहीं, लीनियर हुआ नहीं तो रिड्यूसिबल टू लीनियर से हो गया। तो ऐसे जिस ऑर्डर से पढ़ाया ना, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर एंड एग्जैक्ट, ये 7 फॉर्मेट ऑर्डर पे सोचोगे। 6 का 6 अगर फेल हो गया, क्योंकि ऊपर का 6 बहुत ही आसान है सॉल्व करना, ठीक है, बट एग्जैक्ट में दिमाग खराब हो जाता है सभी का। सही बात है ना? क्लियर है? क्योंकि ये ऑफिशियली आप नहीं पढ़ रहे हो, नहीं, ये अनऑफिशियली पढ़ रहे हो। हकीकत में पूरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पढ़ लिए तो शायद आसान हो जाए आपके लिए। सही बात है, बट अगर मैं पूरा पढ़ाने जाऊं तो वो अननेसेसरी होगा। बस इतना सा चीज ही काफी सफिशियंट है ना? एग्जैक्ट टोटल 5 टाइप में आता है। सही बात है ना? 5 या 6 टाइप में आता है, उसका भी एक टाइप में आपको बता रहा हूँ, इंस्पेक्शन से कैसे करते हैं। सही बात है, ठीक है। तो भाई आप जुगाड़ समझ सकते हो। सही बात है ना? क्लियर है? तो आराम से ये सब मतलब टेक्निक दिमाग में होना चाहिए ताकि अपन सोच सके डिफिकल्ट क्वेश्चन में। सही बात है ना? क्लियर है? 99% क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा, वो 1% जो प्रॉबिलिटी रह जाते हैं उसी के लिए ये सब पढ़ाना, ठीक है, ताकि वो हार्ड क्वेश्चन भी जो आए वो दुनिया को हार्ड लगे, वो आपको ना लगे। अदरवाइज क्या है, जो दुनिया को हार्ड लगे वो अगर हटा देते तब तो पढ़ाना कब का खत्म हो गया। सही बात है। तो चलो यहां तक हो गया हमारा। अभी हमारा सिर्फ लास्ट पार्ट बाकी है और वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो देख लेते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा आखिरी पार्ट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये हमारा आखिरी पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इसके ऊपर, तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है? मतलब अभी एक वर्ड प्रॉब्लम आपको बना दिया है यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और किसी भी कंसेप्ट को उठा करके जहां पे रेट का सवाल आ रहा है, तो उस जगह पे एक कंसेप्ट बना दिया। तो अभी इस प्रॉब्लम को रीड करके आपको इक्वेशन फॉर्म करना है जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट या फिर टेंजेंट का स्लोप या फिर रेट का सवाल आएगा तो उसी अकॉर्डिंग आपको करना होगा। तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा और उसका फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए बस आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। इसीलिए ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। सही बात है क्या? तो सवाल करते करते आपको आइडिया लग जाएगा। मैं कुछ आपको 6-7 प्रॉब्लम करा के दूंगा और उसी से पूरा ब्रेक बना के दूंगा, आप चिंता मत करो। बाकी जो है उसको प्रोसीड करोगे आप, आपके शीट में बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप में, प्रैक्टिस करोगे आप अच्छे से, अपना ब्रेक बनता जाएगा। सही बात है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 such that the slope of tangent at any of its points is equal to the ordinate of that point increased by 3। ठीक है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। अच्छा, तो 0, -2 नीचे होगा तो 0, -2 से एक कर्व पास कर रहा है, उसका इक्वेशन निकालना है सच दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट, किसी भी पॉइंट में टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या है, इज इक्वल टू, टेंजेंट का स्लोप किसी भी पॉइंट में किसके इक्वल होगा, डिवाइड बाई dx के इक्वल होगा एट एनी पॉइंट। अगर पॉइंट को मैं x, y बोल देता हूं तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट कौन है? y इंक्रीज बाई यूनिट 3। ठीक है, 3 यूनिट से इंक्रीज हो गया। बस ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर दो तो ये क्या आ जाएगा, dy डिवाइडेड बाई y प्लस 3 इज इक्वल टू dx। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा ln मॉड्यूलस ऑफ y प्लस 3 बराबर x प्लस c। अब ये c निकालने के लिए आपको एक कंडीशन दिया गया है कि ये कर्व 0, -2 से पास कर रहा है। अब लिख दोगे कि एज द कर्व पासेस थ्रू, एज द कर्व पासेस थ्रू 0, -2, therefore ln
-2 + 3 शुड बी इक्वल टू 0 + c, तो ln1 0 हो जाता है, तो c का वैल्यू 0 आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व इज ln मॉड्यूलस y + 3 बराबर x और 0 है, तो यहाँ से y + 3 का मॉड आ जाएगा e⁻x, बस वही हो जाएगा कर्व का इक्वेशन। सही बात है ना, या फिर y = e⁻x - 3, सही बात है, क्लियर। बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो लिखोगे कैसे, सबसे पहले लिखोगे लेट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट p x, y टू द कर्व b divided by the slope of the tangent at any point p x, y to the curve b divided by dx according to question divided by dx equal to y + 3। सॉल्व करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वगैरह सब कुछ लिखोगे, फिर फाइनल सॉल्यूशन निकालोगे, फिर ये लिखोगे, c निकलेगा, फिर यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व which passes through 0, -2 and satisfies the given condition is ln that is modulus of y + 3 बराबर e⁻x। सही बात है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको कंक्लूजन देना है, सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। बस एक चीज यूज रखना, मतलब याद रखना वर्ड प्रॉब्लम में, जो मैं आपको उधर भी बोला था एप्लीकेशन और मैक्सिमम मिनिमम में, ठीक है, कि देखो यहाँ पे ये चीज बड़ा इंक्रीजिंग, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेट इंक्रीज कर रहा है तो हम प्लस साइन लेंगे हमेशा, रेट डिक्रीज कर रहा है तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि माइनस साइन लेंगे, रेट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रेट अगर डिक्रीज कर रहा है, कोई चीज इंक्रीज करेगा तो वो चीज, रेट अगर डिक्रीज कर रहा है तो रेट शुड बी माइनस टर्म्स ऑफ दैट। मान लो मैंने अगर यहाँ पे बोल दिया कि वाई कोऑर्डिनेट को अगर मैं इंक्रीज करता जा रहा हूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट घटता जा रहा है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा, माइनस ऑफ दैट आएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। नहीं तो कैसे स्लोप घटेगा, बोलो तो फील नहीं आता है ना। अगर आप +π लिख देते हो तो फील नहीं आएगा, क्योंकि y अगर इनकी, तो एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान से, कहाँ पे रेट इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ये सब चीजों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, find the equation of curve for which the segment of tangent contained between, contained होगा, contained between, tangent contained between the coordinate axis, segment, equation of curve, कर्व का इक्वेशन निकालना है for which the segment of tangent, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया तो उस टेंजेंट का जो सेगमेंट आएगा बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज ए बी का बात कर रहा है, is bisected by that point, अच्छा, by that point and curve passes through 2, 3। मान लेते ये पॉइंट 2, 3 है, अच्छा, ये P पॉइंट जो है जहां पे आप टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहे हो, वही पॉइंट इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज P इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। सही बात है, क्लियर है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कैसे कि लेट द इक्वेशन, लेट द equation of tangent, let the equation of tangent at any point p x, y b, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट p x, y b क्या हो जाएगा बोलो, p x, y पे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा वो हो जाएगा आपका कैपिटल Y माइनस स्मॉल y बराबर डिवाइड बाई dx इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। वेरिएबल हमने कैपिटल X और Y को लिया और स्मॉल x और y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करा है, ठीक है। अभी हमसे मतलब क्या है कि ये P पॉइंट A और B का मिड पॉइंट हो गया, तो A और B का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो एज द टेंजेंट, नहीं वही लाइन देख लो एग्जैक्टली, एज द सेगमेंट ऑफ टेंजेंट, as the segment of tangent contained between the coordinate axis is bisected, between the coordinate axis is bisected by the point P, therefore P must be the midpoint, P must be the midpoint of A and B, A और B का क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा आपका P। सही बात है,
अगर P A और B का मिड पॉइंट हो जाता है तो यहां से अपन क्या करेंगे बोलो? P अगर A और B का मिड पॉइंट होता है तो यहां से अपन क्या करेंगे? नाउ फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B क्या होगा? सबसे पहले पुटिंग x बराबर 0 एंड y बराबर 0 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी हैव क्या आएगा बोलो? x और y अगर 0 डाल देते तो यहां से क्या आएगा जनाब? x अगर 0 डालेंगे अपन तो y का वैल्यू आ जाएगा कहीं ना कहीं y माइनस एक्स से डिवाइड बाई डी एक्स, सही है क्या? और x का वैल्यू जो आएगा y 0 डालने के बाद वो आ जाएगा कहीं ना कहीं माइनस वाई बाई डिवाइड बाई डी एक्स और प्लस एक्स, सही है क्या? दैट इज एक्स यार एक्स माइनस वाई अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स, ये आएगा, यही तो आएगा ना भाई, माइनस वाई अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स, और यहाँ पे एक्स मिल जाएगा, हाँ सही। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर a x minus y divided by dy by dx comma 0 and b 0 comma y minus x divided by dx, सही बात है क्या? तो a और b आपका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट a और b मिल गया तो अभी मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लगा दीजिए। नाउ अब लिख दो एज p is midpoint of a and b, therefore क्या हो जाएगा? इसका x कोऑर्डिनेट दैट इज कैपिटल X प्लस 0/2 दैट इज x माइनस वाई अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, एंड इधर आपको क्या मिलेगा? y कोऑर्डिनेट दोनों का ऐड करो प्लस डिवाइडेड बाई 2 करो इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट दैट इज y मिल जाएगा। तो ये से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लो, कर्व का पता चल जाएगा। और यहाँ पे प्लस ही आएगा ना दोनों जगह पे, क्या पता दो कर्व आएगा क्या, या एक कर्व आएगा? एक कर्व ही आना चाहिए, ये तो 2x हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं सिस्टम जो बनेगा ये पे y बाई y1 इक्वल टू x माइनस 2x दैट इज माइनस एक्स, तो y1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस y बाई एक्स, ठीक है? यहां से देख लेते क्या होता है, यहां से देख लेते ट्वाइस बाई माइनस y, तो माइनस वाई बाई एक्स, दोनों जगह से सेम कर्व ही आएगा। तो सॉल्व कर दो इस कर्व को, सॉल्व करने के बाद जो सी है उस सी को निकालने के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो कि कर्व जो है वो किससे पास कर रहा है? 2,3 से पास कर रहा है। तो फाइनली दोनों में से किसी भी एक को आप ले सकते हो, लेकर के सॉल्व करके जो सी आएगा उस सी को लिखोगे ये इज द कर्व पासेस थ्रू। ये जो चीज आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके वो किस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा? इसी गिवन कर्व को रिप्रेजेंट करेगा ना, है ना? टेंजेंट को तो ना रिप्रेजेंट करेगा, ये तो गिवन कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही गिवन कर्व का इक्वेशन अपन फाइनली पूरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए उस पॉइंट को यूज करेंगे, लिखेंगे एज द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, देयरफॉर 2,3 सेटिस्फाई करवा के सी का वैल्यू निकाल देना और फिर सी पुट कर देना, तो इक्वेशन आ जाएगा इन पर्टिकुलर। ठीक है, क्लियर? आगे चलते, चलिए आगे चलते। अभी फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हुआ, पॉपुलेशन में चला गया, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम आया। चलिए देखते क्या है यहाँ पे, ठीक है ना? तो इस तरीके का देखो, ये सब टॉपिक खास करके पढ़ाने का मेरा एक ही मकसद रहता है, क्योंकि आज से 20 साल पहले अगर प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज 4 खोल के देखोगे तो यही सब क्वेश्चन पूछता था। 90s में यही सब क्वेश्चन पूछता था, डिफरेंशियल इक्वेशन से अलग कोई क्वेश्चन वो लोग पूछते ही नहीं थे। वो लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन में सवाल डालेंगे, क्योंकि एक ही सवाल डालते थे, डायरेक्टली एप्लीकेशन में देंगे सवाल। उसी एप्लीकेशन के अंदर ऐसे भयानक से डिफरेंशियल इक्वेशन आता था जिसको सॉल्व करने के लिए पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन यूज ही हो जाता था। सही बात है ना? तो नया करके बनाने का डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल का जरूरत ही नहीं है, यहीं पे डालेंगे तो काम निपटा देंगे। सही बात है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जबकि आज से 15 साल में ये सब कोई क्वेश्चन आया नहीं खास करके जी पे, ठीक है? तो कराने का मेरा कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी सेफ साइड में रहने के लिए सब कुछ पढ़ाना जरूरी है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो पॉपुलेशन ऑफ 2 इंक्रीजेस, अरे 2 क्या लिखा है? पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन होगा, population of a town increases at the rate proportional to the population at that instant. सही बात है क्या? Population of a town increases at the rate proportional to the population at that instant.
ठीक है। तो इनिशियल पॉपुलेशन, लेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, let the population of the town be P at any instant t। सही बात है क्या? तो पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस एट द रेट, इंक्रीजेस रेट बोला है ना, तो रेट शुड बी पॉजिटिव, इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखूं यार, मेरा मार्कर पे मेरे को इतना सता रहा है। खैर ये लास्ट वीडियो, इसके बाद ओलंपियाड का एक वीडियो बनाना है, कल बनाऊंगा और खत्म। और जाने से पहले कोई वीडियो, कोई क्लास, कुछ नहीं, सिर्फ रेस्ट। चलो, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट। सही बात है क्या? तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इंक्रीजेस, दैट इज पी का रेट इंक्रीज हो रहा है, तो पी का रेट क्या हो जाएगा, डीपी बाई डी टी होगा, क्योंकि रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में अपन देखते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट। उस वक्त पॉपुलेशन क्या था, पी ही तो था, तो पी के प्रोपोर्शनल है ये, तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। और इंक्रीजेस बोला है ना, इसीलिए अपन इसको केटी लिखेंगे। अगर इंक्रीजेस नहीं लिखता तो इसको माइनस केटी लिखता, वेयर के शुड बी पॉजिटिव। अभी माइनस के पॉजिटिव भी हो सकता है, के को पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, तभी माइनस के नेगेटिव होगा। सही बात है ना? वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख देना, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 चिपका के कोई फायदा नहीं, सॉल्व कर देते पहले। तो डीपी इज इक्वल टू के टी डी टी हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप लिख दीजिएगा, इसे फॉर्मुलेटी कर लीजिएगा, तो के टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 दो। सही बात है। अभी बोला है इफ इनिशियल पॉपुलेशन इज 1000, as initial population is 1000, that is initial population 1000 मतलब क्या, जब टाइम शुरू ही नहीं हुआ था तब पॉपुलेशन ऑलरेडी 1000 था, दैट इज t इक्वल टू 0 में पॉपुलेशन 1000 था। तो फ्रॉम 1 आपको क्या मिल जाएगा, 1000 इज इक्वल टू 0 प्लस c मिल जाएगा, तो c का वैल्यू 1000 मिल जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू के टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1000 हो जाएगा। अभी एक और कांस्टेंट निकालना बाकी है, चलो आगे देखते कंडीशन। एंड इट इज डबल इन 2 years। अगेन पॉपुलेशन डबल्स इन 2 years, दैट इज व्हेन t इज इक्वल टू 2, P बिकम्स डबल, दैट इज 2000 हो जाएगा। सही बात है ना? तो इसको इक्वेशन 2 दो, फ्रॉम 2, अच्छा निकालना क्या है, इन विच ईयर पॉपुलेशन क्रॉसेस 10,000। ठीक है, तो फ्रॉम 2 वी हैव क्या मिलेगा कि P को 2000 रखो, T को 2 रख दो, तो ये ट्वाइस के प्लस 1000 आ जाएगा। तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है K का वैल्यू 500 हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स P इज इक्वल टू 500 बाई 2, दैट इज 250 T स्क्वायर प्लस 1000। उसके बाद बोल रहा है कि किस वक्त पॉपुलेशन 10,000 को क्रॉस करेगा, दैट इज P का वैल्यू 10,000 रख करके T निकाल करके बता देना कि कितना साल बाद एग्जैक्टली पॉपुलेशन 10,000 को क्रॉस करेगा। सही बात है। ऑप्शन में अगर मैं देता हूं, मान लो 0, 1, 2 और जो आंसर है वो, ठीक है, तब तो होशियार बच्चा इसको बिना सॉल्व किए बता देगा कि आंसर आखिरी वाला ही होगा, क्योंकि अगर 2 साल में डबल हो रहा है तो 10,000 होने के लिए 2 साल से ज्यादा तो लगेगा ना भाई। ऑप्शन अगर इस तरीके का उल्लू वाला ऑप्शन सेट कर देता है कभी कभी नहीं इसमें बिना सोचे, ठीक है, तो इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से आराम से कर सकते हैं। इस तरीके का ऑप्शन अगर दे देगा, सही बात है, क्योंकि कहां से होगा, बोलो तो 0, 1, 2 है ना। अगर ऑप्शन भी सिलेक्ट करना है तो थोड़ा सा सोच के देगा, एडवांस में नहीं देगा कभी, बट मेंस में ऐसा ऑप्शन दे देता है। मैं आपको बहुत सारे सवाल दिखा सकता हूँ, इसी साल को पूछा है, ठीक है, ऐसे फालतू ऑप्शन वाला। सही बात है क्या, क्लियर है? तो चलिए ये आराम से आप कर लेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और फ्लेवर में, इसी फ्लेवर में है, वो भी बता देता हूं। नंबर 6 देख लो। इट इज गिवन दैट रेडियम डिकम्पोजेस और डिसइंटीग्रेट्स। अभी डिसइंटीग्रेट्स का मतलब क्या आप समझ रहे हो ना, कि वो रेट डिक्रीज हो रहा है। सही बात है ना। तो ये तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे, पॉपुलेशन वाला सवाल, इसको तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी के फ्लेवर में एक और क्वेश्चन है रेडियम वाला, रेडियोएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। ये सब आपको फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी मिलेगा, और केमिस्ट्री में भी अगर आप रेडियोएक्टिविटी चैप्टर पढ़े हो केमिकल काइनेटिक्स के साथ तो मिलेगा। अगर नहीं पढ़े हो या फिर आपका मास्टर नहीं पढ़ा है तो कहां से मिलेगा।
इट इज गिवन दैट रेडियम डिकम्पोजेस और डिसइंटीग्रेट्स एट रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। ठीक है, तो रेडियम डिकम्पोजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। तो मान लेते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं रेडिएक्टिविटी में जो भी रेडिएक्टिव अमाउंट होता है ना, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे को जहां तक याद है, तो यहाँ पे भी एन लेके ही चलते हैं। तो लेट एन बी द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियम प्रेजेंट। ठीक है, सही बात है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को क्या बोला गया कि ये डिकम्पोज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका रेट होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ बोला है, अमाउंट प्रेजेंट एन के साथ प्रोपोर्शनल होगा। बट जब भी मैं यहाँ पे कांस्टेंट को हटाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे माइनस के लिखना पड़ेगा, इस चीज को समझ जाना। और जहां पे ये देना पड़ेगा कि के शुड बी ग्रेटर देन 0, ताकि तब जाके ना, अगर मैं सिर्फ के लिख देता हूं यहाँ पे और अगर के पॉजिटिव हो गया तब तो रेट इंक्रीज हो जाएगा ना। तो ये सब चीज में एग्जामिनर आपको पकड़ेगा कि यहाँ से आपको कितना समझ में आता है। बहुत बच्चे कर लेते हैं, 100 में 100 भी आ जाता है, बट ये सब पता नहीं होता है कि प्लस लिखिए माइनस लिखिए। डिसइंटीग्रेट बोला है, डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या, खत्म हो रहा है, रेडियम सैंपल खत्म हो रहा है। अगर खत्म होता जाता है तो ऑब्वियसली ये रेट जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अगर ये रेट नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ से आप इक्वेशन निकालिए, क्या होगा सॉल्व करके, dn by n इज इक्वल टू माइनस के dt। बस इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये आ जाएगा ln n बराबर माइनस के टी। तो ये आ जाएगा आपका n बराबर e टू द पावर माइनस के टी प्लस सी। तो इसको आप ऐसे ही कोई कांस्टेंट या फिर यहां तक ही रहने देते छोड़िए। ठीक है, अभी बोला है कि इफ 3% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियम disappears in L years। अच्छा, पहला तो एक इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाता है कि जब शुरू ही नहीं हुआ था तब हमारे पास P सैंपल था। जब कुछ शुरू ही नहीं हुआ था तब हमारे पास सैंपल था ना, N था। ठीक है क्या? अच्छा, एक मिनट को, दो कांस्टेंट है यहां से और आपको सेम चीज बोलना है निकालने के लिए ना। P% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट, तो ये निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, दो कांस्टेंट, दो इंफॉर्मेशन तो चाहिए। एक इंफॉर्मेशन हमारे को ढूंढना पड़ेगा। इट इज गिवन दैट रेडियम डिकम्पोजेस और डिसइंटीग्रेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। तो कुछ अमाउंट प्रेजेंट था ऑब्वियसली जब आपका टाइम 0 था। तो सही बात है ना, ठीक है। तो लेट एन नॉट मान लेते हैं इसको, चलो कुछ देर के लिए कैंसिल हो जाएगा बाद में ऐसे। लेट एन नॉट बी द इनिशियल अमाउंट, लेट एन नॉट बी द इनिशियल अमाउंट। एन नॉट अगर इनिशियल अमाउंट है तो एल एन नॉट हो जाएगा माइनस के टी, के इंटू 0 होगा। दैट इज एन इक्वल टू एन नॉट होगा जब टी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहां से सी का वैल्यू आ गया एल एन नॉट। Therefore, equation 1 becomes ln n minus ln n naught equal to minus kt. That is n is equal to n naught into e to the power minus kt. ये इक्वेशन आपको मिलेगा, फेमस इक्वेशन मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा। सही बात है क्या? क्लियर? अगर पढ़ लिए तो मिल क्या होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो मिलेगा। If P% of the original amount of a radium disappears in L years, सही बात है ना? P% of the original amount of a radium disappears in L years। ठीक है, P% of the original amount of a radium disappears in L years। ठीक है, तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, P% of the original amount disappear हो गया। तो after L years, या तो थोड़ा घुमा के पूछा है ना, अमाउंट प्रेजेंट P% डिसअपियर हो गया तो बचा कितना, इनिशियली एन नॉट था ना, तो एन नॉट में से P% ऑफ एन नॉट डिसअपियर हो गया, दैट इज चला गया। तो माइनस P/100 ऑफ एन नॉट। ठीक है ना, तो बचेगा कितना, एन नॉट इंटू 1 माइनस P/100, इतना बचा। दैट इज व्हेन T इज इक्वल टू L, N बिकम्स एन नॉट इंटू 1 माइनस P/100। तो फ्रॉम 2, इसको 2 बोल देते हैं, क्या मिलेगा,
एन नॉट इंटू 1 माइनस पी बाई 100 शुड बी इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। तो एन नॉट बिकम्स कैंसिल आउट। तो यहां से अपने को आराम से, अच्छा टी का वैल्यू तो एल हो जाएगा, टी का वैल्यू एल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे को मिल रहा है ना। तो यहां से आराम से अपन के का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से आराम से के का वैल्यू निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से। यहां से आराम से आप के का वैल्यू निकाल सकते हो ना। दैट इज एल का वैल्यू, के का वैल्यू यहां से क्या होगा देखो, अगर मैं लॉग ले लेता हूं इधर, तो एल एन 1 माइनस पी बाई 100 इक्वल टू माइनस के एल आएगा। तो के का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 बाई एल इंटू एल एन 1 माइनस पी बाई 100। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मार्क करके रखो। तो के मिल गया, तो के मिल गया तो ये वाला और चेंज होगा ना। Therefore equation 2 becomes n is equal to n naught into e to the power minus kt। तो माइनस के का वैल्यू आराम से मिल गया आपको, t है ना, दैट इज ये t बाई एल इंटू एल एन 1 माइनस पी बाई 100 ऐसा हो जाएगा। सही बात है ना, क्लियर है। तो अभी अपने को क्या करना है, अभी बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 12 years। दैट इज टी का वैल्यू अपन जब 2l डालेंगे तो कितना परसेंट बचा रहेगा वो अपने को निकालना है। ठीक है, कितना परसेंट बचा रहेगा वो अपने को निकालना है। सही बात है ना, क्लियर है। तो वो अपन कैसे निकालेंगे, देखो कितना परसेंट बचा रहेगा। ठीक है ना भाई, तो कितना परसेंट बचा रहेगा वो निकालने के लिए एन नॉट का कितना परसेंट बचा रहेगा ना। अच्छा, जब टी का वैल्यू 2l हो जाएगा, टी का वैल्यू आफ्टर 2l years, that is when t is equal to 2l, तो ये n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n नॉट इंटू ई टू दी पावर 2l बाई एल 2 ही होगा, और ये ln 1 माइनस पी बाई 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ये 2 अगर ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल आउट होकर के ये n नॉट इंटू 1 माइनस पी बाई 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आफ्टर 2 ईयर इतना परसेंट बचेगा, सॉरी इतना अमाउंट बचेगा, मतलब ये हो जाएगा अमाउंट जो बचा हुआ है। अभी वो कितना परसेंटेज में अगर निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे। देयरफॉर amount remaining after 2l years in percentage should be equal to this amount n divided by n naught into 100। वही तो होगा ना। तो n by n naught क्या हो जाएगा, 1 minus p by 100 whole square into 100। अब इस 100 को अगर ब्रैकेट के अंदर घुसा दो तो ये आराम से आपका क्या हो जाएगा, 10 होकर के घुसेगा, तो ये 10 माइनस पी बाई 10 का होल स्क्वायर परसेंट आ जाएगा आंसर। इतना परसेंट बचा रहेगा आफ्टर 12 ईयर्स। रेडियम का जो सैंपल बचेगा आफ्टर 12 ईयर्स वो इतना परसेंट बचेगा। सही बात है क्या, क्लियर है। तो दिस शुड बी द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। सही बात है क्या, आप बढ़िया से उसको नोट करके रखिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। सही है, पूरा क्लियर है। ठीक बात है ना, दिख रहा है ना, हैंडराइटिंग दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है पूरा बढ़िया से। सही बात है क्या, क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे ऊपर वाला कर लेते हैं, अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। A normal is, देख लेते हैं। A normal is drawn at any point. A normal is drawn at any point px, y of a curve। ठीक है, px, y of a curve at any point px, y of a curve a normal is drawn। सही बात है। तो ये होगा टेंजेंट और इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा नॉर्मल। सही बात। हाँ, इट मेक्स एक्स एक्सिस एट ए एंड बी। ठीक है, तो ये ओ ए और ओ बी के बीच में रिलेशन, मतलब इंटरसेप्ट के बीच में रिलेशन दे रखा है। तो कुछ मत करो, कर्व को थोड़ा सा चेंज कर दो तो और अच्छा होगा, अच्छा दिखेगा। कर्व को ऐसे बना दो, कर्व को ऐसे बना दोगे तो नॉर्मल ऐसे बन जाएगा, तो ये पता चल जाएगा ओ ए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना बेहतर है ना, ये टेंजेंट हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, तो सब कुछ कहानी पता चल जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है एक्स, वाई पे क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू -1 बाई dy बाई dx इंटू
कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, बस। उसके बाद एक्स और वाई जीरो रख के ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ओ ए और ओ बी मिल जाएगा, और ओ ए और ओ बी यहाँ पे पुट कर देना है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। उसको सॉल्व करके फाइनल इक्वेशन निकाल दो, और कांस्टेंट निकालने के लिए 5,4 पॉइंट दिया हुआ है, खत्म बात। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह, ठीक है, 2 वाले की तरह सेम क्वेश्चन है, बस उधर हमने क्या किया था, उधर हमारा मिड पॉइंट वाला कंडीशन था, और यहाँ पे डायरेक्टली एक कंडीशन बना करके दे दिया। ये सब क्या करा हूं, एक बार तो करा चुका हूं, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत है ही। टेंजेंट नॉर्मल क्लियर है, तो ये आराम से बन जाएगा, ये सब सही बात है, क्लियर है। तो इसीलिए ये भी एक और रीजन है कि टेंजेंट नॉर्मल से डायरेक्ट सवाल एओडी से कम पूछने का, क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह के साथ भी टेंजेंट नॉर्मल मिक्स करके पूछ सकते हैं, एरिया वगैरह के साथ। देखो 4th क्वेश्चन बाकी है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर fx, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर fx, कुछ भी मान लेते हैं, ये y बराबर fx है, fx ग्रेटर देन 0, ठीक है, f0 का वैल्यू 0 दे रखा है, अच्छा f0 0, ठीक है, कंडीशन कर्व और पहुंचाने का जरूरत नहीं है, और f1 का वैल्यू 1 दे रखा है, f0 का वैल्यू 0 है और f1 का वैल्यू 1 दे रखा है, और क्या बोला है, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड x एक्सिस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू t, अच्छा x इक्वल टू 0 तो ये होगा, और x इक्वल टू t इज प्रोपोर्शनल टू f क्यूब t, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से t fx dx हो जाएगा एरिया इन दिस रीजन, ये वाला एरिया तो यही होगा ना, और इस प्रोपोर्शनल टू बोला है f क्यूब t, मतलब जब मैं प्रोपोर्शनल सिंबल हटाऊंगा तो यहाँ पे k आएगा, सही बात है। तो इस तरह की चीजों को सॉल्व करने के लिए एक ही रास्ता होता है आपके पास, लेबनिट्ज, डिफरेंशिएट करो, तो ft इंटू डेरिवेटिव 1 और 0 तो छोड़ दो, तो k इंटू 3 f स्क्वायर t इंटू f डैश t। अभी डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्या बन गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, सही बात है। इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट इंटीग्रेशन भी है, एरिया का कंसेप्ट भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, तीनों चैप्टर मर्ज करके एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सही बात है, क्लियर है। चलो तो यहाँ से अपन एफ टी, तो देखो यहाँ से अगर मैं एफ टी को कैंसिल कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोले था फैक्टर कैंसिल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, बट यहाँ पे कर सकते हो, बिकॉज एफ टी इज ऑलवेज पॉजिटिव बोला है, ऑलवेज पॉजिटिव बोल करके दिया है ना एफ एक्स, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सारे इनपुट्स के लिए पॉजिटिव होगा, तो कभी जब अगर मैंने कैंसिल भी नहीं किया तो एफ टी ब्रैकेट में कॉमन आएगा ना, तो एफ टी तो कभी 0 नहीं हो सकता, तो रिमेनिंग फैक्टर 0 होगा। एफ डैश टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3k इंटू एफ ऑफ टी, ऐसा हो जाएगा, सही बात है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा तेरा d ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी, सही बात है, और यहाँ पे एफ टी को भेज दिया मान लो, ठीक है, और 1/3k इंटू डी टी को उधर भेज दिया, सही है। इंटीग्रेट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, x dx टाइप का इंटीग्रेशन है ना ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई 3k प्लस c। अभी c और k इन दोनों कांस्टेंट को निकालने के लिए आपके पास दो कंडीशन ऑलरेडी है, तो इन दोनों कंडीशन को यूज करके आप ft निकाल दो, और ft अगर आ गया तो t के जगह पे x पुट करके आप x निकाल दो, सही बात है ना। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट हो गया कि एरिया का एकदम लल्लू सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी लल्लू यूज हो रहा है, और लेबनिट्ज यूज हो रहा है, बस ये टेस्ट किया कि लेबनिट्ज आपको आता ही या नहीं, बस खत्म बात, ठीक है। लेबनिट्ज पे खास कोई एकदम गंदा क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा, लेबनिट्ज में जो भी आता है वो जस्ट लेबनिट्ज का एप्लीकेशन आता है, सही बात है, क्लियर है। तो चलिए ये पैटर्न खत्म हुआ, अभी एक और लास्ट पैटर्न बाकी है वो देख लेते हैं, चलिए। तो चलिए हमारा लास्ट पार्ट देख लेते हैं, मिक्सचर प्रॉब्लम। बेसिकली ये देखो अभी के टाइम पे तो ये सब पूछता नहीं है, और बोर्ड्स में तो है ही नहीं ये सब, और जेई पे भी अभी बहुत ही मुश्किल है पूछना, खास करके अगर एडवांस पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। बेसिकली ये सब इसीलिए पढ़ाया जा रहा है आपको क्योंकि बहुत पहले मान लो 96 या 97 में पूछा था मिक्सचर प्रॉब्लम, तो उसी के लिए जो आया है वो तो पढ़ाना तो पड़ेगा, उसका तो कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, इसीलिए पढ़ा देते। देख लो एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, देख लीजिएगा, ये सब केमिस्ट्री वाली चीज है, ऑलरेडी आपको पता होगा, ये सब जगह पे एप्लीकेशन होता है, पढ़ लेना। अपन करेंगे कैसे प्रॉब्लम को, ये समझ जाते हैं कि कंटेनर पे कोई सॉल्यूशन होगा, पहले से ऊपर से एक सॉल्यूशन डालेंगे, उसका रेट दिया रहेगा, आउटफ्लो रेट, किसी फ्लो से निकलना जो भी केमिकल है वो आपका निकला होगा उसका रेट दिया जाएगा, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह फॉर्म करना है, सही बात है। तो मुद्दे का जो फॉर्मूला है इस चीज में आप ध्यान दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट इन द कंटेनर, ठीक है, उस पर ध्यान दो, वो क्या है, रेट एट विच केमिकल अराइव्स
माइनस रेट एट विच केमिकल डिपार्ट्स। इस चीज पे ध्यान दो, ये चीज अगर ध्यान दे दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और रेट एट विच केमिकल डिपार्ट्स जो है, डिपार्चर रेट जो है, ये अपन कैसे निकालेंगे, ये अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे, दैट इज YT अपॉन VT बाई इंटू टोटल आउटफ्लो रेट, ठीक है। तो YT हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन द कंटेनर एट टाइम T, और VT हो जाएगा मान लो टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर एट टाइम T। सही बात है ना, 2 बार आ गया, ठीक है। VT हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर एट टाइम T, ठीक है। तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं और अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। आखिरी पार्ट है एप्लीकेशन का। देखो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ए टैंक इनिशियली कंटेन्स क्या है इसके पास, 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व, ठीक है। 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व है इनिशियली मतलब क्या, जब टाइम 0 है तब 50 ग्राम सॉल्ट ऑलरेडी डिजॉल्व है, 50 ग्राम सॉल्ट ऑलरेडी डिजॉल्व है, सही बात है ना, क्लियर। ए ब्राइन कंटेनिंग 2 ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्ट, ठीक है। एक केमिकल आप यहां पे डाल रहे हो जहां पे 2 ग्राम पर लीटर क्या है, सॉल्ट है, और किस रेट से आप डाल रहे हो, 5 लीटर पर मिनट रेट से आप डाल रहे हो, तो ये इनपुट रेट है, ठीक है। द मिक्सचर इज केप्ट स्टर्ड एंड फ्लोज आउट ऑफ द टैंक एट द रेट, अच्छा ये फ्लो कर रहा है टैंक से, आउटफ्लो रेट वो भी दिया गया है 4 लीटर पर मिनट। तो आपको ये सब फलाना ये सब निकालने आपको, ठीक है। मुद्दे का पार्ट यही है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अपन कैसे करेंगे, सही बात है क्या, क्लियर है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको सबसे पहले वेरिएबल तो सेट करना होगा। तो वेरिएबल क्या होगा आपका, ऑब्वियसली यहाँ पे किस चीज का बात चल रहा है, YT किसको आप कंसीडर करोगे, अमाउंट ऑफ केमिकल इन द कंटेनर एट एनी टाइम T, ये है आपका YT, ठीक है। इसको आप हमेशा वेरिएबल कंसीडर करोगे। तो YT इज द अमाउंट ऑफ केमिकल, तो यहाँ पे केमिकल कौन है, सॉल्ट है, ठीक है, इन द कंटेनर एट टाइम T, ठीक है। तो आप मान लो कि लेट YT बी द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एट एनी टाइम T, सही बात है ना, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट इन कंटेनर, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन कंटेनर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में देखोगे रेट, ऑब्वियसली टाइम के रिस्पेक्ट में देखोगे, दैट इज dy बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई dt इक्वल टू क्या होगा, बोल क्या होगा, रेट एट विच केमिकल अराइव्स, दैट इज सॉल्ट किस रेट में अराइव कर रहा है। रेट मतलब क्या, कि कितना ग्राम, y मतलब क्या, अमाउंट, y किस में आएगा, ग्राम में आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना है, मतलब कितना ग्राम आ रहा है, कितना टाइम है वो देखना है, सही बात है क्या, क्लियर। तो ये T अपन पूरा क्वेश्चन मिनट में है, तो ये T मिनट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दिया है कि किस रेट पे वो 5 लीटर पर मिनट, और 1 लीटर में 1 मिनट में 5 लीटर जा रहा है, और 1 लीटर में कितना ग्राम सॉल्ट जा रहा है, 2 ग्राम सॉल्ट। तो सिंपल है कि 1 मिनट में कितना ग्राम सॉल्ट जाएगा, 10 ग्राम सॉल्ट जाएगा। तो ऑब्वियसली रेट एट विच केमिकल अराइव्स क्या हो जाएगा, 10। इसको मैं लिख देता हूं, रेट एट विच, इसको ऐसे लिख देते चलो, is equal to rate at which salt arrives minus rate at which salt departs। अब एक्सरसाइज 4 जब करेंगे एडवांस वाले सेक्शन 96 या 97 के आसपास आया था एक मिक्सर प्रॉब्लम, तो उधर आपको पता चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dt हो जाएगा, ठीक है। तो रेट एट विच सॉल्ट अराइव्स क्या हो गया, 1 मिनट में 5 लीटर और 1 लीटर में 2 ग्राम सॉल्ट इनपुट हो रहा है। तो 1 मिनट में कितना ग्राम सॉल्ट इनपुट हो रहा है, 10 ग्राम, माइनस रेट एट विच सॉल्ट डिपार्ट्स, डिपार्चर रेट क्या है, YT बाई VT। तो YT तो Y ही रहेगा क्योंकि Y ग्राम आपने कंसीडर किए हो, और टोटल वॉल्यूम क्या है, सोचो टोटल वॉल्यूम क्या है, एट टाइम T। आपको टोटल वॉल्यूम जो देखना है वो एट टाइम T देखना है, ये याद रहे, सही बात है ना, क्लियर है भाई, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूं कि इनिशियली तो 100 लीटर था ही, और एट एनी टाइम T क्या होगा, देखो 5 लीटर पर मिनट में इनपुट हो रहा है और 4 लीटर पर मिनट में आउटपुट हो रहा है, मतलब नेट 1 मिनट में 1 लीटर ही तो बचता है ना, फील नहीं आ रहा है। 5 लीटर पर मिनट इस रेट से सॉल्ट
आ रहा है टैंक के अंदर और 4 लीटर पर मिनट इस रेट से बाहर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बच रहा है 1 मिनट में तो 1 लीटर ही बच रहा है ना। 5 - 4 1 मिनट में 1 ही लीटर बच रहा है, तो टी मिनट में कितना लीटर बचेगा? टी लीटर बचेगा। तो ओरिजिनली तो 100 लीटर था ही, टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, ओरिजिनली तो 100 लीटर था ही। और ये जो वीटी आपको निकालना है, ये वीटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर एट एनी टाइम टी। तो टी मिनट पे एक्स्ट्रा और कितना बचेगा? अगर 4 से इनपुट होता, 4 से चला जाता, तो ये क्या हो जाता है? 100 + 0 आता। अभी 5 से इनपुट हो रहा है, 4 से बाहर जा रहा है, तो 1 मिनट में 1 लीटर बच रहा है, मतलब टी मिनट में टी लीटर बचेगा। अगर 4 से इनपुट होता, 5 से बाहर होता, तो ये 100 - टी हो जाता। सिर्फ यही नहीं होगा, डिपार्चर रेट में आउटफ्लो रेट भी आएगा। आउटफ्लो रेट कितना है वो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, 4 लीटर पर मिनट इंटू 4 हो जाएगा। सही बात है ना? क्लियर है? इंटू 4 लीटर पर मिनट हो जाएगा। सही है? तो ये हो गया आपका। देखो ये आपका किसमें था? ये वाई अमाउंट, यूनिट चेक करो हमेशा, यूनिट चेक करोगे तो सब समझ आ जाएगा। ये वाई क्या है? ग्राम में था ना, अमाउंट था, अमाउंट ग्राम में था, ये मिनट में था, तो ये ग्राम पर मिनट है। अभी ये भी ग्राम पर मिनट में था, सही है। और ये वाई क्या है? ग्राम पे है। ये टोटल वॉल्यूम आया लीटर पे, और ये 4 क्या है? लीटर पर मिनट। तो लीटर लीटर कैंसिल होकर के ये ग्राम पर मिनट में आया। तो ये बन गया आपका कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आपको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करते ही आपके पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा सी। तो वो सी निकालने के लिए आपके पास कोई इनिशियल बाउंड्री कांस्टेंट, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ही बोलेंगे ना ये सबको, ठीक है, जो आप बहुत जगह पे पढ़ोगे भी आगे जाकर के। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फिजिक्स वगैरह में आपको बहुत आता है ये सब, ठीक है। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में आपका इनिशियल कोई इंफॉर्मेशन तो देना पड़ेगा उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को निकालने के लिए, नहीं तो मैं कैसे निकालूंगा सारी चीज, ठीक है। तो इनिशियल इंफॉर्मेशन क्या है कि टाइम जब 0 था तभी मेरा अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऑलरेडी, जब पिक्चर शुरू ही नहीं हुआ था, इनपुट आउटपुट शुरू ही नहीं हुआ था, तब से ही मेरा कंटेनर में 50 ग्राम सॉल्ट था। दैट इज ये 50 ग्राम क्या है? वाईटी का वैल्यू। तो t = 0 पे वाईटी का वैल्यू 50 था। ये इनिशियल अमाउंट को यूज करके उस c का वैल्यू निकालो, वैसे ही निकलते ही आपको धराधर सारे पार्ट आ जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? तो कर लीजिएगा। ये है आपका मिक्सचर प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या, सब कुछ ही बता दिया यार, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला याद रखो, आराम से मिक्सचर प्रॉब्लम हो जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? तो चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट है हमेशा हमेशा के लिए। एक एक पार्ट चुन चुन के करा दिया सब कुछ, ठीक है, और कुछ बाकी नहीं है। और उसी के साथ साथ कैलकुलस भी खत्म होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 6 जो बाकी है, ग्राफ वाला सेक्शन, बेटा मतलब पूरा मैं रिवाइज कैलकुलस के अच्छे प्रॉब्लम के साथ रिवाइज करूंगा, उसका मैं क्लास में कराऊंगा वो चीज, ठीक है। तो सारे बच्चों को वो करा के फायदा नहीं है, जो इंटरेस्टेड है उसी को कराऊंगा। सही बात है क्या? क्लियर है? तो चलिए, कैलकुलस ओवर है ना। अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, अगला चैप्टर। मैं डिसाइड नहीं किया क्या स्टार्ट करूंगा, ये तो वेक्टर स्टडी ज्योमेट्री या तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, कोई भी एक चीज स्टार्ट होगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं। अभी समय है आपके पास, आप प्रॉपरली इसको कंप्लीट करो, कंप्लीट करके अच्छे से पॉलिशिंग करो, उसको शेड वेट सॉल्व करो। जो भी डाउट आता है अकॉर्डिंगली साथों साथ पूछ लीजिएगा। आपको पता है कैसे पूछना है, ये सब बोल के और समय वेस्ट करके फायदा नहीं है। तो बस आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते। अलविदा। कैलकुलस भी खत्म हुआ, इंटीग्रल कैलकुलस भी खत्म हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते दोस्त। अलविदा, और मिलेंगे हम अगले लेक्चर में ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। चलिए।